वो सम्मिलित होना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता। ये तो प्रजातंत्र का एक किस्म से बहुत सुंदर खूबसूरत पूरा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी दफ्तर, स्कूल सारे ठप हो गए हैं। देखिए, जब आपने राहुल गांधी को देखा होगा अमेठी में, जब उनका नामांकन हुआ, सोनिया गांधी ऐसा किया तो ये ठप, बात उसकी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये देश के पॉपुलर नेता हैं, जनता इनके साथ है। जब ये नामांकन भरते हैं तो जनता उनको उत्साह देने के लिए उनके साथ खड़ी होती है आके। मैं समझती हूँ यहाँ पे प्रजातंत्र की विजय है, यहाँ पे इसको किसी दूसरे रूप में नहीं देखना चाहिए। जी, यशवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी से, वाराणसी में आपकी पार्टी कहां खड़ी है? जहां है। कभी यह नहीं लगा कि सांप्रदायिक वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए आप एक ऐसा कैंडिडेट चुनते जो उनका सही सामना करता? जितना मल्टी फ्रैक्शनल होता वो उतना ही घातक होता है, इसलिए उसको कम करने का कोशिश की। बट ये लग रहा है कि आपकी पार्टी की क्या वहाँ स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से हुजूम, समर्थन और सैलाब की बात कही जा रही है बीजेपी कैंडिडेट के बारे में, वहाँ पे आपकी पार्टी का बहुत कुछ चर्चा नहीं है। एक बड़ी प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दो। तो जिनके पास पैसा है, ट्रक बस लगा के भीड़ होते, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जहाँ भीड़ अगर नहीं होगी तो फिर तंत्र और तंत्र का तो दिवाला निकल चुका है, तंत्र का तो दिवाला निकल चुका है। जी जी, कहीं हिंदू बैठा, कहीं बुंदू बैठा, तंत्र तो बचा ही नहीं। संजीव निगम, आप पार्टी के संजीव निगम, कल आपके नेता ने वहाँ नॉमिनेशन फाइल किया है हारने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए, हराने के लिए हैं। तो ये जो आपने अपना ब्रांड वहाँ बेचना शुरू किया है और 1 महीने तक आपके नेता वहाँ कैंप करेंगे, अपना ब्रांड बेचेंगे, कोसेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के लिए वहाँ पर अमेठी में कुमार विश्वास जी हैं। अमेठी और बनारस की दूरी थोड़ी, हमारे जो आम आदमी पार्टी की जो सबसे कद्दावर, जो सबसे मजबूत, जिसको आम आदमी पार्टी समझती है, उनमें से उन व्यक्तियों को एक को बनारस में लगाया गया है और दूसरे को अमेठी में लगाया गया है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का मकसद क्या था? पहले भी हमने कहा कि जितने भी जो कद्दावर नेता हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुन तो लें, क्योंकि क्या होता है, जो दूसरी पार्टियों के कद्दावर नेता अमेठी में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं, कन्नौज में वो नहीं उतारते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पब्लिक में जाइए, अपनी बात रखिए और जिसको वोट दें, जिसको समर्थन दें। आपने पहले से ही जो है, आप जो सेटिंग सिस्टम था उसको एक बदलने के लिए, एक नया वातावरण पैदा करने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने एक जो है योगदान है उसका, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया है, अगर विजयी होते हैं मोदी साहब तो अच्छी बात है, हमें कोई उसमें खबरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि आपकी पार्टी के कई नेता, कई जो वर्कर हैं, उनका भी हिंदू पिघल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब अब हम ये अगर ये कह दें कि साहब हमने जो है कोई पेटेंट करा रखा है आम आदमी पार्टी ने, तो नहीं, ठीक है, वोटर थे, जो समर्थक थे, हो सकता झंडा लेके कहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है। मनोज वर्मा के पास चलते हैं, सुदेश आपको आते हैं अभी। मनोज वर्मा, जो जन सैलाब है बनारस में आज की सुबह का, उसको आप क्या नाम देंगे? देखिए राजीव जी, बनारस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी ये चुनाव खासा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी बनारस से उम्मीदवार ही केवल नहीं है भाजपा के, बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं और जिस प्रकार की लहर देश में दिख रही है, उसमें दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले नरेंद्र मोदी आगे दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा बनारस और उत्तर प्रदेश एक शायद प्रधानमंत्री को उस ओर बढ़ते देख रहा है। उसे लग रहा है कि मनोज वर्मा जो सैलाब दिख रहा है बनारस की सड़कों पे, वो सिर्फ बीजेपी के वर्कर नहीं है, आम जनता भी है। मैं वही बात कह रहा हूं आपको, मैं वही बात कह रहा हूं। वो सिर्फ उनके समर्थक नहीं है, पब्लिक भी, तमाशबीन भी है। बनारस पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। उत्तर प्रदेश पिछले 10 सालों से जिस प्रकार की समस्याओं से, बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, बिजली, पानी, विकास, इनसे जूझ रहा है, आज नरेंद्र मोदी में उत्तर प्रदेश और खासतौर से बनारस के लोग एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। इसलिए वो जनसैलाब वहां उमड़ा है। और जिस प्रकार का राजनीतिक ध्रुवीकरण देश में करने की कोशिश हुई है, ये उसका भी परिणाम है। सुदेश वर्मा, बनारस क्या संदेश दे रहा है सुबह? देखिए, मुझे लग रहा है कि आप जो जन सैलाब की बात कर रहे थे, पूरा देश मोदी की तरफ होप से देख रहा है, आशा से देख रहा है, क्योंकि देश का
जो स्थिति है, इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वो निराशा कब निराशा है, तो लोग मोदी की तरफ होप से देख रहे हैं। और मोदी अगर बनारस से लड़ रहे हैं तो ये निश्चित है कि लोग आएंगे, देखेंगे कि क्या बोलता है, हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, जैसा मनोज वर्मा बता रहे थे। तो अगर मोदी के खिलाफ केजरीवाल खड़े हो जाएं या अजय राय खड़े हो जाएं, देखिए केजरीवाल को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा था दिल्ली में, उन्हें समझना चाहिए था यहाँ गवर्न करके फिर आगे की रणनीति बनानी चाहिए थी। पता नहीं क्यों कूद गए, क्या करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज कर दिया है वो अपना ब्रांड बेचने गए हैं। और इसीलिए जो आप बता रहे थे नाग जाते ही उन्होंने कहा कि मैं जीतने के लिए नहीं, जो आप बता रहे थे नाग साहब कि मैं जीतने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब आप खुद ही जाके अपना तमाशा बना रहे हैं। एक सीरियसनेस जो पॉलिटिक्स में था, मैं अगर केजरीवाल को आज याद करता हूँ, मैं अगर न्यूज़ में नहीं देखता हूँ तो ट्विटर में मैं बोलता हूँ केजरीवाल का क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा कुछ। तो केजरीवाल एक मजा फैक्टर पॉलिटिक्स में बन गया है, नॉन सीरियस प्लेयर बनते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी बनारस में बहुत सीरियस कंटेंडर हैं और इसको आप किसी से तुलना नहीं कर सकते कि भीड़ आई नहीं आई। वो जो बोलते हैं उनका संदेश जो है उस संदेश पर जाना चाहिए। और पूरा देश आज बनारस की ओर देख रहा है। पहली बार किसी ने हिम्मत की लड़ने की, जैसे गुजरात का एक आप बोल सकते हैं मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जाके लड़े एक स्ट्रैटेजी के तहत, जिससे कि पूरा प्रभाव बने। और जो लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश का आदमी ही प्रधानमंत्री बन सकता है और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 80 सीट जो उत्तर प्रदेश की है उसमें से मैक्सिमम सीट जीतना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं। केजरीवाल की क्या स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आती। डॉक्टर दीपिका शर्मा, ठीक 12 साल पहले आपकी सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में, और उस सरकार के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने वाराणसी को 400 करोड़ रुपए दिए थे वहाँ के मंदिर और इलाकों के विकास के लिए। वो काम अब शुरू होता दिख रहा है। तो क्या उद्देश्य ये था कि 12 साल बाद मोदी वहाँ पहुँचने वाले थे, लिहाजा इसलिए तैयारी करो? नाग साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो कम से कम 100 शहरों का विकास करेंगे। एक तो चुनावी रणनीति के गांव में आपका वोट नहीं है, इसलिए गांव का विकास नहीं नाग साहब, हम गांव की भी बात करेंगे, मैं पहले शहरों की बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए वाराणसी एक हेरिटेज सिटी है। एक चुनावी रणनीति के तहत मोदी जी को वहाँ से एक तो चुनावी रणनीति के तहत खड़ा किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल वाराणसी एक हेरिटेज सिटी है, ठीक है। तो उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि मोदी जी वहाँ से खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंट टूरिज्म वहाँ पे बढ़ेगा, वहाँ पे जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं है वो मिलेगी। और मैं ये समझती हूँ कि नाग साहब, मैं ये समझती हूँ कि आज हमारे देश को एक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। नई दिल्ली को हर चीज का केंद्र या मेट्रो शहरों को बॉम्बे, कलकत्ता, नहीं देखिए, सुनिए आप पूरी बात तो सुन लीजिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो बात आप नहीं, देखिए जो 4 मेट्रो शहरों की हम बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज को भी इंडिया में उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। वहाँ पे सेमिनार्स, कॉन्क्लेव्स। दीपिका शर्मा, मेरा सवाल ये था कि 12 साल पहले जब आपने वहाँ 400 करोड़ रुपए का धन झोंका था वाराणसी के विकास के लिए, तो क्या आपकी पार्टी का उद्देश्य ये था कि आने वाले वर्षों में वहां से आपके कोई कद्दावर नेता चुनाव लड़ेंगे? आप ये बात भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर फंड्स रिलीज भी करती है तो उनका यूटिलाइजेशन तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना होता है। और स्टेट गवर्नमेंट अक्सर केंद्र सरकार से पैसे ले लेती है, लेकिन लोकल लेवल पे वो क्या यूटिलाइज करती है क्या नहीं करती है वो उसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है। और पिछले 12 साल में मैं समझती हूँ कि बसपा ने और सपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश पे रूल किया है, तो कहीं ना कहीं पे उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि उन्होंने उस शहर को क्यों नहीं विकसित किया। कश्मीर सिंह, दीपिका शर्मा आप की पार्टी और सरकार का आरोप लगा रही हैं कि सेंट्रल फंडिंग का प्रॉपर इस्तेमाल राज्य नहीं करते हैं, और अगर ये पहले कर दिया हो तो शायद मोदी की गुंजाइश और बढ़ जाती। आपने जानबूझ करके डिले किया। यस, नहीं डिले तो नहीं किया, हमारी तो सरकार अब आई है, पहले भी रही है जी। लेकिन पहले तो मैं बता दूं, इलाहाबाद में मेला भरता है, उसका बजट 9000 करोड़ रुपया है। इस बार जो खर्च हुआ 400 करोड़ में बनारस जैसे शहर में कोई विकास हो जाएगा, ये कम से कम मेरी समझ से बाहर का मामला है। बनारस आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, सबसे बड़ा विदेशी टूरिस्ट बनारस आता है हिंदुस्तान में आज भी, क्योंकि वो सबसे सस्ता है। इसलिए आपकी सरकार ने बहुत ध्यान वहाँ नहीं दिया, क्योंकि करने का सवाल नहीं, सरकार तो जो अपने रिसोर्सेज है करती है। में आपको जानकारी दे दूं, शायद कोई प्रदेश सरकार ऐसी है जिसका रेवेन्यू इतना है दिल्ली को छोड़कर और छोटे, जो अपने एम्प्लॉय का सैलरी दे पा रहा है। आज की हालत यह है,
छोड़ करके महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली को, हर राज्य को हर विकास के लिए केंद्र से ही पैसा लेना पड़ता है। अपनी सैलरी स्टाफ की मीट आउट करने का भी अपने रेवेन्यू, अपना बजट सरकार के पास नहीं है। और 400 करोड़ में मैं भी जानता हूँ, बनारस बहुत गया हूँ, 400 करोड़ में बनारस में कुछ भी होने वाला नहीं, 4000 करोड़ में भी नहीं होने वाला, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए ये कि 400 करोड़ में वो सिर्फ संकेत था कि हम आने वाले समय में यस कुछ करना चाहते हैं। और मैं जानकारी दे दूं, वो जो है 100 शहर डेवलप नहीं करेंगे, 100 नए शहर बसाने की घोषणा की है बीजेपी ने, डेवलप ही नहीं, कई लोग विस्थापित भी होंगे। यस जी जी। संजीव निगम, हम आपके पास आते हैं। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। तो इस महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी की, जहां से आज नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरने की तैयारी की है। संजीव निगम, आज की भीड़ में वो लोग भी शामिल हैं जो कल आपके नेता के साथ थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी टोपी का रंग आज बदला हुआ है। अच्छा, ये आपने कैसे पहचान लिया? वो तो हम बताएंगे बाद में, लेकिन तो उसमें कई चेहरे ऐसे हैं क्योंकि वहाँ के जो मीडिया के लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कल भी यहाँ दिखे थे। फर्क ये है कि कलर बदल गया। मैं जरा जवाब देना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मनोज वर्मा जी ने बताया था कि साहब न्यूज सर्वे बता रहे हैं कि मोदी, तो मैं अभी 1-2-4 दिन पहले मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें मोदी जी की बात मुझे एक बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज ट्रेडर्स हैं,
तो ये चीज मुझे उनकी अच्छी लगी। खबरों का व्यापार करते हैं। हाँ, तो वो चीज मुझे उनकी ये अच्छी लगी, सपने बेच रहे हैं। हाँ, तो उनकी मुझे ये चीज अच्छी लगी है मोदी जी की। तो ऐसे ये सर्वे वगैरह में तो बिल्कुल मैं यकीन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने दिल्ली में बहुत देख लिया। दिल्ली में क्या सर्वे आए थे, क्या रिजल्ट आया, तो सर्वे में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, अभी ये सुदेश जी ने भी कही थी, केजरीवाल जी कहीं से भी लड़ना चाहें तो लड़ सकते थे और जीत भी सकते थे दूसरी सीटों से, ये बात भी इनकी सही है। तो सवाल ये है कि फिर चुनौती कौन देगा एक नया वातावरण बनाने के लिए? अगर सेफ सीट ढूंढते तो अरविंद जी कहीं से भी लड़ सकते थे, चाहे जहां से वो लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सेफ सीट नहीं ढूंढी, उन्होंने चुनौतीपूर्ण वाली सीट ढूंढी। चलिए, ये मान रहे हैं आपके उनका सीट सेफ नहीं है, ठीक है, हारने और जीतने वाली क्या बात है, हमने तो ये एक नया माहौल पैदा करना है। आप मुझे एक बात और अच्छी लगती है, पिछले चुनावों में सुषमा जी जो भारतीय जनता पार्टी से थी, बेल्लारी से जाकर के लड़ी थी, अच्छा साहसिक कदम था, बढ़िया था, ठीक है। तो इसी तरीके के कदम इनको इस बार भी लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। आपके नेता खड़े होने से बीजेपी को बहुत फायदा ये हुआ कि एंटी बीजेपी वोट बट गया और उसका फायदा गुजरात के नेता को मिलेगा। मनोज वर्मा, और कहाँ घटा वो सब तस्वीर सामने निकलेगी। मनोज वर्मा, नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो तमाम छोटे बड़े रैलियों में उनके साथ होते थे। क्या वो लखनऊ में स्टकअप हैं? राजनाथ जी का जवाब देने से पहले जरा ये निगम साहब जी ने जो कहा है, इस पे जरा कुछ कहना चाहूंगा मैं जी। जो वो कह रहे थे सर्वे की बात, सबसे बड़े जो सर्वे की राजनीति करते रहे 10 साल तक करीब, वो इनकी पार्टी के एक कर्ता धर्ता हैं, जो देश भर को सर्वे का बताते रहे थे। अभी ये सर्वे आज नहीं मान रहे। आपका इशारा योगेंद्र यादव की तरफ था? पहली चीज जी। दूसरी चीज, मीडिया पे निशाना साधना आम आदमी पार्टी का एक शगल बन गया है। ये किसी को भी, मीडिया को, किसी को कुछ कह सकते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार जो हैं खबरों का व्यापार कर रहे हैं। और ये केजरीवाल क्या कर रहे हैं? मीडिया अटेंशन के लिए क्या हरकतें करते रहते हैं देश भर में, वो क्या है, वो क्या नरेंद्र मोदी जी की वो न्यूज स्टेटिंग नहीं है। बात कही है, सही बात कही है, पहली बार बहुत अच्छी बात कही है। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी सुन लीजिए। ये मान्यता बन रही है देश में कि केजरीवाल जी जो कुछ करते हैं, हरकतें, वो मीडिया अटेंशन के लिए करते हैं सिर्फ। और वो बनारस से भी चुनाव लड़ने गए हैं तो सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं। वो कारण बताता हूं मैं। अगर वो वास्तव में, इन्होंने मान लिया, मनोज वर्मा, नहीं, सुन लीजिए, इन्होंने मान लिया ये बात। सुन लीजिए, अगर भ्रष्टाचार के प्रति इतने गंभीर हैं केजरीवाल जी, तो देश में सबसे भ्रष्टाचार के इस पर आरोप लगे यूपीए सरकार और उसकी यूपीए चेयरपर्सन रायबरेली से चुनाव लड़ रही है। क्यों नहीं केजरीवाल जी वहां जाकर चुनाव लड़े? 2 सीटों से वो भी चुनाव लड़ सकते थे। क्यों उन्होंने बनारस को चुना? क्योंकि उनको मालूम था कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मीडिया अटेंशन ज्यादा मिलेगी। कैंडिडेट इसलिए मीडिया अटेंशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इसी बोल रहे हैं। और रायबरेली की बात कर रहा हूं, जहां तक राजनाथ जी का सवाल कर दिया उन्होंने अपना, जहां तक राजनाथ जी का रायबरेली की बात कर रहे हैं ना, अगर रायबरेली में सोनिया जी भी होती हैं इस तरीके के, तो जरूर जो है वहां से पीएम कैंडिडेट दोनों जो है आपके, उन्होंने कभी कल कहा है राहुल गांधी ने, राजनाथ जी की बात और बता दूं, राजनाथ जी वहां इसलिए नहीं गए, पार्टी ने तय किया था कि वहां पर अव्यवस्था ना फैले या भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, इसलिए बड़े नेताओं ने अपने आप को दूर रखा। मैं राजीव जी एक जानकारी और आपको ये लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी मोदी से बड़े नेता हैं और उनके आने से भीड़ और बढ़ जाती है? ऐसा फिर तो मैं एक जानकारी और सुनकर के मोदी जी दुखी हो जाएंगे। कल भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में जो सेंट्रल इलेक्शन वो बना हुआ है रूम, इलेक्शन वार रूम बना है, उसमें देश भर से हजारों फोन कॉल्स आ रही हैं कि सब बनारस जाना चाहते हैं। पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मना करना पड़ रहा है कि आप बनारस मत जाइए, अपने क्षेत्र में ही काम कीजिए, अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को जिताइए। तो पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना कर दिया कि आप वहां नहीं जाइए, अव्यवस्था फैलेगी। मैंने आपको जानकारी दी, राजनाथ सिंह सहित पार्टी के सभी केंद्रीय नेता अलग अलग सबके कार्यक्रम लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं और वहां जाने से अधिक भीड़ होती, बनारस की जनता को ज्यादा परेशानी होती, इसलिए रणनीति के तहत अपने आप को अलग रखा। सुदेश वर्मा, वाराणसी में एक हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको हम BHU कहते हैं। मोदी जब वहां लैंड किए तो सीधे वो BHU कैंपस पे वहां पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मोदी आज वाराणसी में तो युवा बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त की थी। युवा जो है मोदी की तरफ देख रहा है। एंड BHU एक बहुत बड़ा सेंटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है।
VHU जो है, और वहाँ जाकर संदेश देना, क्योंकि युवाओं के बीच में मोदी आप देखें किस तरह से युवा कनेक्ट उनका कितना ज़बरदस्त है। तो वहाँ जाके अगर VHU में आप चले जाते हैं और VHU में अगर आप संदेश दे देते हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गिविंग मैसेजेस, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि VHU से जो माहौल बनेगा जो ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है। BHU से महज 7 किलोमीटर दूरी थी वो सारनाथ, वहाँ जाते तो शायद वो वर्ल्ड वाइड मैसेज आता, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान ऐसा बहुत कुछ वो कर सकते थे, जैन का भी वहाँ पर है। तो ये एक मैसेज वहाँ देना चाहते थे कि कैंपस में जाके, क्योंकि उस कैंपस में पहले केजरीवाल गए और वहाँ के युवाओं को संबोधित किया, तो लिहाजा उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश थी। दीपिका शर्मा, मदन मोहन मालवीय को याद किया उन्होंने वहाँ पे। देखिए, मदन मोहन मालवीय तो देश की धरोहर हैं और किसी एक व्यक्तिगत पार्टी के तो ऐसे सिंबल नहीं है, और उन्होंने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वहाँ स्थापित किया था, और 4 बार वो कांग्रेस के जो प्री इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस थी, कांग्रेस एज अ मूवमेंट जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी, तो 4 बार उसके कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, उनका प्रोफाइल मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन ये जो भीड़ वहाँ दिख रही है, जी, ये भीड़ का क्या मतलब है? भीड़ का मतलब ये है कि जो एक झलक पाने के लिए आए हैं, इसमें मतदाता नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल राजीव जी, जैसे मनोज जी ने कहा कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, वहाँ के जो युवा जो छात्र छात्राएं हैं तो उनको संदेश देना था। साथ में जो उनके साथ भीड़ जुड़ रही है, मैंने बताया कि वो बहुत ही पॉपुलर, डायनामिक, करिश्मेटिक लीडर हैं और लोग उनका नामांकन हो रहा है आज वाराणसी से, तो उनके साथ जुड़ने के लिए जिस प्रकार से मनोज जी ने बताया कि हमारे पार्टी कार्यालय में हमारे सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ जाना चाहते हैं, कार्यकर्ता वहाँ जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हिज सक्सेस इन लाइफ। जो और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, युवा जो हमारे देश का है वो ये बात जानता है। 65% हमारी पॉपुलेशन जो है बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, और मैं ये समझती हूँ इस समय देश के सामने जो आर्थिक संकट है, जो बेरोजगारी के रूप में सामने आ रहा है, मैं समझती हूँ कि हर कम्युनिटी का जो युवा है उनके साथ इसलिए जुड़ना चाहता है क्योंकि वो उनमें एक उम्मीद देखता है कि सारे को रोजगार मिल जाएंगे, कि रोजगार मिलेंगे, देश का डेवलपमेंट होगा, हमारा उद्धार होगा, जो आर्थिक संकट देश के ऊपर है वो खत्म होगा और भ्रष्टाचार का अंत होगा। एशबीर सिंह, दीपिका शर्मा कह रही हैं कि देश के विकास, आर्थिक संकट से उबारने के लिए मोदी वहाँ से लड़ रहे हैं। वहाँ के युवाओं को लगता है कि सत्ता में आने के बाद कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये जो करिश्माई नेता वहाँ पहुँच रहे हैं वो ये संदेश दे रहे हैं। एशबीर सिंह, आपकी पार्टी के नेताओं के कई बयान आए, खासकर मुलायम सिंह जी के, आपके मुख्यमंत्री के और दूसरे नेताओं के कई रंगीन बयान आते रहते हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा समाजवादी पार्टी के नेताओं के, लेकिन उनको तीसरा मोर्चा कहीं दिख रहा है इस भीड़ में। उम्मीद है, तीसरे मोर्चे की उम्मीद है। नहीं, उम्मीद पे तो टिकना ही चाहिए, क्योंकि कुछ तो बोलने संभावनाओं का खेल है। राजनीति आज भी संभावनाओं का खेल है। तो तीसरा मोर्चा तमिलनाडु में बिखर गया। नहीं, वो जुड़ भी सकता है, ये तो बिखरता रहा है, जुड़ता रहा है आज से कोई बहुत दिनों से। जुड़ने के लिए, बिखरने के लिए जुटेंगे एक बार फिर से ये। यस जी, ये तो राजनीतिक लोग हैं, इकट्ठा बैठना इनका मुश्किल, इकट्ठा जुड़ना मुश्किल। खासकर समाजवादियों का तो ये, समाजवादियों का नहीं, सबका यही है। बट लग रहा है कि इस तालाब के तक का यही हालत हो गया था। वाराणसी में समाजवादी पार्टी बहुत सक्रिय नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता था। मैं ऐसा नहीं मानता। वहाँ बैकवर्ड वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, लेकिन ये ब्राह्मण वोट भी है, हिंदू वोट भी है। तो ये सोच करके नहीं, जो प्लैंक है वोट जी, जो वोट बैंक है ये लग रहा है समाजवादी का, ये सोच करके वोट ना बटे जी, और संघर्ष तो इसीलिए शायद ये लगा हुआ कम से कम मोदी जी को आना चाहिए। इसलिए आपकी पार्टी ने थोड़ी रहम बरती, आपने कहा यस जी। संजीव निगम, आपकी पार्टी के नेता वहाँ कैंप कर रहे हैं, ग्रहण लगाने गए हैं मोदी जी के विजय पे। ग्रहण अगर नहीं लगा तो अरविंद केजरीवाल का अगला कार्यक्रम क्या होगा? आपने मान लिया पहले से, आपने भी मान लिया। कहा जाते ही पहले ही बार सीधा शहर में प्रवेश करते ही कहा कि मैं जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए आया हूं और हराने के लिए आया हूं। हराने के लिए आया हूं ना। तो हराने के लिए आया हूं, तो उन्होंने जीत का दावा नहीं किया कहीं ना किसी फोरम से। उन्होंने जाते ही कहा कि मैं हराने के लिए आया हूं, और जी हराने के लिए आया हूं, नहीं आया हूं, तो साफ है ना मतलब। तो
अगर वो हारेंगे तो कोई जीतेगा भी ना जी। हाँ, अगर वो हारेंगे तो कोई जीत के आ रहा है। हाँ, तो वो तो अब 16 मई को आपको पता चलेगा कौन जीतेगा। नहीं, तो पूरे देश और दुनिया को पता चलेगा। लेकिन अभी जो चूंकि आप उस पार्टी और उस जत्थे के एक सदस्य हैं, सो आपके नजर से वो क्या चाहते हैं तो दिल्ली से या कहीं दूसरी जगह से जहां से भी सेफ सीट होती है अमेठी से जीत के आ जाते हैं कहीं से भी। अमेठी में हमारा दूसरा सिपाही है, बहुत मजबूत सिपाही वहां पर खड़ा हुआ है। हाँ। तो उसकी चर्चा अलग से कर लेंगे, कितना मजबूत है वो, कितना जो है क्या है। तो अब सवाल ये पैदा होता है जो ट्रेडिशनल अभी तक ये चली आ रही थी राजनीति कि साहब हम अपना कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं करेंगे, रास्ता वॉकओवर दे दिया, आप सीधे शॉर्टकट रास्ते से निकल जाइए, तो वो चीज अब नहीं होगी। आप करते हैं, आपको जनता पसंद करती है, आप आइए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एक थोड़ा सा कल शाम को आपको पता चला होगा, इसका एक उदाहरण भी, बौखलाहट का जो उदाहरण हमें नजर आया कि कल किसी चैनल का वहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें हमारी पार्टी के भी कल तो कुछ और जानकारी मिल रही थी कि आपके एक नेता ने कहा कि मुसलमानों को थोड़ा कॉमनल होना चाहिए, वो जो उकसा रही थी, वो जो मैं ताजी बात उसके बारे में बात करना चाह रहे होंगे, वो उसमें भी चर्चा कर लेंगे। ये जो बात हुई उसमें बौखलाहट साफ साफ नजर आ गई कि वो अपना भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर थे, जो उसको पसंद करने वाले लोग थे बनारस में, वो कह रहे थे, और अगर जवाब में आम आदमी पार्टी ने कुछ कह दिया, उन्होंने भी कोई नारा लगा दिया, कोई स्लोगन कह दिया, तो उसके जवाब में मार पिटाई। मतलब ये बौखलाहट का एक पहला जो है, जो बौखलाहट है, तो ये क्या दर्शाता है? ये है कि अरविंद केजरीवाल कितनी लोकप्रियता है कि वो सीधे पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, उनको ये लग रहा है, तो वहां उन्होंने मार पिटाई का जो है एक माहौल पैदा करने की कोशिश की। मनोज वर्मा 1.5 महीने पहले राजनाथ सिंह ने देश के मुसलमानों के सामने एक प्रस्ताव किया था कि देश के मुसलमानों को लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफी के लिए तैयार हैं। एक दूसरी बात कि जब वो लखनऊ पहुंचे तो कल्बे जब्बाद ने उन्होंने एक कैप पहनाया। आज के इस पूरे सैलाब में मुसलमानों का कोई जत्था नहीं दिखा। क्या वो खामोश है? क्या वो फैसले का इंतजार करेगा, या फिर ये कि उनको अभी उनके जो धार्मिक गुरु हैं अभी उनको समझाने में विफल रहे हैं? राजीव जी, भ्रमित हैं? जहां तक मुझे जानकारी मिली है बनारस से, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 1000 मुसलमानों के जत्थे को आमंत्रित किया है। वो आके उन्होंने वहां अगुवाई की है, जो आज नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। ये फर्स्ट हैंड खबरें वहां से मिली हैं, जो हमारे वहां संवाददाता हैं, वहां उन्होंने ये जानकारी दी है कि लगभग 1000 जो वहां के स्थानीय मुसलमान हैं उनको वहां बुलाया गया था इस रोड शो में भाग लेने के लिए। लेकिन नहीं आए। इससे पहले बिस्मिल्लाह खां साहब के घर भी मोदी समर्थक गए थे, वो उनके प्रस्तावक बने, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार ने यह कह दिया कि वो राजनीति में दखलंदाजी नहीं करते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान राजनीति का संबंध है, तो मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि भाजपा के नेतृत्व को यह बात समझ में आ गई है कि बगैर मुसलमानों को साथ लिए, बगैर मुसलमानों का विश्वास हासिल किए देश में राज करना आसान काम नहीं होगा। और जहां तक राजनाथ सिंह का, शायद वो ऐसा इसलिए भी कि ताकि वो क्लेम कर सके कि हम सेकुलर फैब्रिक चाहते हैं देश में। नहीं, अब सेकुलर शब्द तो मेरे ख्याल भाजपा के नेता इस्तेमाल नहीं करते इस संबंध में। हाँ, बुरा मान जाते हैं। जहां तक राजनाथ सिंह का पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, जहां तक राजनाथ सिंह का सवाल है, तो राजनाथ सिंह अगर देखा जाए तो उनकी राजनीतिक शैली अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता मुसलमानों में काफी थी, और उसी शैली, उसी अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को राजनाथ सिंह आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से यह मुसलमानों को प्रस्ताव पिछले दिनों दिया था कि वो भाजपा को आजमाएं, यदि कोई गलती होगी या हुई होगी तो उसके लिए शायद उनको याद नहीं कोई गलती हुई है जी। नहीं, स्मरण शक्ति, देखिए इतिहास में घटनाएं बहुत होती हैं। अगर हम गुजरात दंगों की बात करें, और मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि गुजरात ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर भी, मैं इसी बात पे आ रहा हूं, मनोज, गुजरात में दंगा हुआ तो मोदी दागदार हो गए, सांप्रदायिक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो वहां की सरकार, वहां की पार्टी दागदार नहीं होती है, सांप्रदायिक नहीं होती है। एक मिनट, पिछले 20 सालों में 1992 के बाद से तमाम पार्टियां बीजेपी को इसलिए रोकती रही हैं क्योंकि ये सांप्रदायिक पार्टी हैं, और जितना उनको रोका उतने ही वो फूले, उतने ही राज्यों में गवर्नमेंट बनी, और फिर उनको रोकने में दूसरी पार्टियां विफल हुई और बिखर गई। राजीव जी, जहां तक दंगों की राजनीति का सवाल है, मुझे लगता है जो बनारस में आज जनसैलाब हमें दिख रहा है, या मोदी को लेकर देश में जो हमें समर्थन दिख रहा है, वो उसकी वजह एक गुजरात दंगे भी हैं। दरअसल पिछले 10 साल से जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व ने और दूसरे दलों ने मोदी को गुजरात दंगों के लिए घेरा,
उसका परिणाम यह हुआ कि देश में एक चर्चा यह भी उठी कि केवल चर्चा गुजरात दंगों पर ही क्यों नहीं 84 के दंगों पर चर्चा हो, क्यों नहीं मुजफ्फरनगर के दंगों पर चर्चा हो, क्यों नहीं आसाम के दंगे हुए, चर्चा हो। दंगे हुए, सिर्फ मुजफ्फरनगर और गुजरात में नहीं, केवल क्या एक दंगे को लेकर राजनीति होगी? देखिए, दंगे चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दंगे चाहे गुजरात में हो, दंगे चाहे आसाम में हो, अगर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं तो मुलायम सिंह भी जिम्मेदार हैं, और आसाम में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, आप सांप्रदायिकता पे सुविधा वाली राजनीति नहीं कर सकते अब। और ये जनसैलाब देश का जो है वो यही कह रहा है कि भाई अगर सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता होगी वो सबके लिए समान रूप से होगी। और अब मुझे लगता है कि देश में जो दूसरे दल हैं उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि केवल आप मुसलमानों की एक दंगे की बात करें या सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करें, उससे काम नहीं चलेगा। आपको देश के सभी वर्गों की, सभी धर्मों के लोगों की, सबकी बात करनी पड़ेगी। सुदेश वर्मा, बीते 6 डिकेड में अगर हम डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 करोड़ नए मतदाता बने हैं इस चुनाव में पहली बार। वो 18 साल के हो गए हैं, और उसके पहले 2002 की जब हम बात करते हैं गुजरात की, तब वो 22 साल के हो चुके हैं। ये जो नई पीढ़ी है, ये जो तीसरी पीढ़ी है आज़ादी के बाद की, ये भारी उम्मीद से नेताओं को देखता है। एक बड़ा तबका जिनको लगता है मोह भंगे की स्थिति, क्योंकि तमाम पार्टियों को इन्होंने आजमाया है, वायदे पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा वो निराश हुए हैं, और वो प्रोफेशनल हैं। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, समूह से ऊपर उठ चुके हैं। इनके सपनों का क्या होगा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। वो आज भी जाति, संप्रदाय, धर्म, सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने बुन रही है। लेकिन ये जो यूथ है, जो नया यूथ है, जो देश का एक भविष्य बनता हुआ दिखता है, वो निराश हो रहा है। देखिए, ये जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, हाँ, और जो सेकंड टाइम वोटर्स होंगे, वो मान लीजिए 22-23 साल के होंगे, उन्होंने एक बार वोट दे चुके होंगे, ये सारे उस एज में हैं जिसको आप एम्प्लॉयबल कैटेगरी बोलते हैं। बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम वो चाहेंगे कि देश उनके लिए क्या दे रहा है, हमेशा वो देश हमारे लिए क्या कर रहा है। आज तक तो वो स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसके बाद जब आते हैं तो उनकी पहले सबसे बड़ी समस्या है वो एम्प्लॉयमेंट उन्हें कौन देगा। उसके बाद जो आता है वो इंडिया को एक बहुत मजबूत राष्ट्र देखना चाहते हैं। वो जब अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हमारा राष्ट्र क्यों नहीं मजबूत है। ऐसा कौन नेता है जो राष्ट्र को वहां ले जाएगा? और मैं बताऊं, मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया इसका, और मैं बहुत से युवाओं को देखता हूं, वो नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं कि एक आदमी जो स्पष्ट बोलता है और उसके पास विजन है कि वो कहां ले जाना चाह रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा वर्ग इसका वो मोदी की तरफ वोट करेगा, बीजेपी को नहीं, मोदी के लिए बीजेपी को। ये दोनों में बहुत फर्क है। बीजेपी को बड़ी ऊपर उठ चुके हैं बीजेपी से। मोदी की पर्सनालिटी जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, लीडरशिप की बात करती है, जिसका फायदा बीजेपी को आज मिल रहा है। अगर बीजेपी मोदी के बिना खड़ी होती तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मोदी जो है वो डिफरेंस कर रहे हैं बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिज लीडरशिप। गुजरात को आप देखते हैं, गवर्नेंस मॉडल है, अकाउंटेबिलिटी का मॉडल है, जहां आप जाते हैं, देखते हैं किस तरह ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। गुजरात एक बहुत अच्छा मॉडल है, सिर्फ ये है फर्क कि वहाँ आधी आबादी के शरीर में खून नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है। वहाँ के सरकार के जो आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के जो प्रथमा के रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं नाग साहब, जो स्वास्थ्य मंत्रालय नाग साहब, ये पुराना आंकड़ा है, 5 साल पुराना आंकड़ा है। मेरी बात मानिए, नए आंकड़े जो हैं तो 5 साल में मोदी ने उनके शरीर में खून भर दिया? नहीं, खून नहीं भर दिया। आश्चर्य तरीके से आप देखेंगे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें थी, जैसे मॉल न्यूट्रिशन की आपने बात किया, कैग का रिपोर्ट था, बिल्कुल उसी कैग के रिपोर्ट ने बोला था कि बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। जैसे आप फीमेल फर्टिसाइड की बात करेंगे, और वहीं पर बेटी बचाओ आंदोलन लॉन्च हुआ था, और मोदी खुद ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं है वहाँ, और जो अनुपात है, और जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप किसी को समय देंगे ना, एक देश राष्ट्र का 60 साल वेस्ट हो गया। सुदेश वर्मा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है, वो आपने कहा कि वो बीजेपी की तरफ, मोदी की तरफ भारी उम्मीद लगाए बैठा है, उनके सपने कब टूटेंगे? मुझे नहीं लगता उनके सपने टूटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विजन आज मोदी दिखा रहे हैं, उस विजन, वो एम्प्लॉयमेंट का विजन है। वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चाहिए, नदियों को जोड़ना है देश को, अगर आप 100 नए सिटी बनाने की बात नहीं जोड़ा, जो एनडीए ने प्लान किया लेकिन जोड़ा नहीं। अगर आप रोड को बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तभी तो एम्प्लॉयमेंट हो। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? एम्प्लॉयमेंट आने के लिए आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी का, करेंसी स्टेबलाइज। इसलिए उद्योगपति आसपास भटक रहे हैं मोदी जी के। उद्योगपति के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। दीपिका शर्मा, ये छठा फेज है इलेक्शन का। लगभग हम आधा से अधिक चुनाव हम आज क्रॉस कर जाएंगे।
मोदी जी पूरे देश में घूम करके सपने बेच रहे हैं, बनारस को क्या सपना दिखाया है? नहीं राजीव जी, मोदी जी भाजपा के पीएम कद्दावर नॉमिनी नेता हैं। है, महत्वपूर्ण नेता है, आइकन है जी। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, नहीं चूंकि है। आप- देखिए का शुरुआत वहीं से होता है, इसलिए मैंने जी जानना जी चाहा, जी जी, देखिए ऐसा है, हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, हम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, सुशासन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो काम के मुद्दे हैं, देश की आर्थिक नीतियां, उनके ऊपर हम बात कर रहे राम हैं, मंदिर की बात कर रहे फॉरेन हैं। पॉलिसी की। हाँ जी, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, संविधान के दायरे में राम मंदिर पता नहीं कहाँ आता है, तो नहीं, उसकी भी बात देखिए, कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मन बहलाने के लिए ये राम जिक्र मंदिर करना के ऊपर जरूरी अब हम था। नहीं जाएंगे राजीव जी, राम मंदिर के ऊपर भी डिस्कशन होगी तो फिर 2 घंटे में थोड़ी समाप्त बिल्कुल होगी। नहीं, मैं तो सिर्फ 1 मिनट में चाहता था बोलने को। नहीं तो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉपर मेंशन किया है, वो हमारे आइडियोलॉजिकल संविधान के कौन सा फाउंडेशन धारा है जहाँ जो कहता है कि राम मंदिर का निर्माण कर दो? देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का सीधा सीधा ये अर्थ है, सारी कम्युनिटीज को साथ में लेके, सारे समुदायों को कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करते हुए कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन और सबको साथ लेके जो मसला, जो हल निकलेगा उस पे फिर आगे हम बात करेंगे। कश्मीर सिंह, उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं आपकी पार्टी ने कई सपने दिखाए हैं, कई उल्टे सीधे वायदे किए हैं कि उन्होंने वो बलात्कार कानून बदल देंगे, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके एवज में फांसी की सजा सही नहीं थी, जिस पर पूरा देश बहस कर रहा है। ऐसे लुभावने नारों का क्या, कौन सा औचित्य है, कौन सा वोट बैंक है जो आपको ऐसा कहने के लिए मजबूर कर रहा है? कितने लोग हैं इस तरह के? ये वोट बैंक की वजह से नहीं, ये तो एक उनका जो इसका था गलत कंटेस्ट में लिया गया, उनका ये जो नहीं, खुश हुए ना? नहीं, मुलायम सिंह इस बात से खुश थे कि हमने इंडियन मीडिया ने सही कंटेस्ट में लिया। नहीं, वो रेप वाला केस नहीं था, वो तो ये था, नहीं, बोला कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, निर्भया नाम लिया उन्होंने, जो कुछ भी हुआ जिसके चक्कर में 3 लोगों को फांसी हुई, उससे बहुत दुखी है मुलायम सिंह। उनको लगता है कि फांसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने मैं दुखी हूँ, उन्होंने कहा कि इसको बदलने की आवश्यकता है, नियम बदल दो, फांसी हो ही नहीं। नहीं, और कोई हो सकता है फांसी के अलावा। ऐसे जो तताई युवा हैं, जी जी, उनको छोड़ दो खुला, मैं जो दो चीज जो कहना कुछ करें चाहूंगा समाज में, मैं उसकी क्षमा इसके अलावा, रेप केस के अलावा 2 चीज कहना चाहूंगा। जी 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 जी, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे हैं, बच्चे से गलतियां हो जाती हैं। हाँ, गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। उस तरह की बात बड़ा बच्चों के हृदय, लिए, बड़ा वो हृदय। बच्चों के लिए कही। जो हमारे 2 साथियों ने कहा कि बहुत उम्मीद है, मैनिफेस्टो मैंने पढ़े, और तब उन्होंने हमारा, जब मैंने उनसे पूछा सपने बेच रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, ये बात सही है। वो सपने, मुलायम सिंह भी बीच बीच में, नहीं, मुलायम सिंह बेचते हुए ज्यादा दिखते सपने हैं। बेचने वाले आदमी नहीं है। अच्छा, यथार्थ बेचते हैं वो तो बहुत छोटे सपने बेचते हैं, वो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा। लेकिन मैं कहना, मैं गुजरात को बहुत अच्छी तरह से, आज से नहीं 30-40 वर्षों से अध्ययन किया है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट 30 साल पहले भी नहीं था, लेकिन आज भी मैं जानता हूँ, चूंकि खादी का काम मैंने देखा, आज भी कम से कम लाखों महिलाएं 10 रुपये रोज पर कताई करती है, 10 रुपये रोज पर। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। यस, एक्सप्लॉयटेशन, वो एक उतना ही काम करती है, उसी में गुजारा करती है। जी, जी, ये एक रहने का तरीका बन गया। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, इस पर हम आगे Yes, भी बात दूसरी करेंगे मैं आपसे। कहूँ फिलहाल तो समय ये पर सपने ब्रेक का, एक फिर साल लौटते में हैं। एक ये थोड़ा सा ब्रेक का गुब्बारा टाइम ऐसा है, फिर लौटते फूटेगा। हैं। जी जी जी, एक छोटे सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण बात कही। यश
जी, सत्ता के संग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी की, जहां से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज पर्चा दाखिल किया है। संजीव निगम, आपके नेता को वहां पे कार्यकर्ताओं की कमी दिख रही है, क्योंकि जो कुछ वो समर्थक ही हैं और सभी नेता ही हैं वाराणसी में। कमी दिख रही है। कल तो आपने देखा होगा टीवी में जी, कल जब पर्चा भरने गए थे, कार्यकर्ता समर्थक में थोड़ा सा फर्क हम महसूस वो करते हैं। आप कह रहे हैं वो जी, ठीक है जी। तो क्या हुजूम था, कितने लोग वहाँ थे? वो तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बुलाए गए थे ताकि उनका ब्रांड जीवित रहे। वो अब स्वतः जो है जो जहाँ चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, वो अपने विवेक से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। शाजिया इल्मी बहुत इस्तेमाल की जा सकती हैं वाराणसी में, चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन को उन्होंने जो हुंकार भरा है दिल्ली में, उसका फायदा वहाँ मिल सकता है, तो वो नहीं दिखी वहाँ पे। आपने शब्द जो कहा इस्तेमाल की जा सकती हैं, हाँ, पॉलिटिकल तो नहीं, मतलब मैं कहूँ जितने भी हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ चुनाव, जैसे वो गाजियाबाद से हैं, दिल्ली तो से फ्री हैं, अब तो भाषण दे रहे हैं अपने जमात में, कह रहे हैं कि सांप्रदायिक बनो। हाँ, उन्होंने ये हालांकि उनकी इस बात को जो है मनीष सिसोदिया जी ने जरूर उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी का लाइन नहीं है, तरीका है, उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी का लाइन क्या है। हाँ, ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत उन्होंने ललकारा। वो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रही हैं और वो कह रही हैं कि सांप्रदायिक बनो, बहुत सेक्युलर हो गए। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जब बहुत आपने कर लिया है, अगर आप किसी एक ऐसे कैंडिडेट को चुनाव देते हैं और अपनी पार्टी के समर्थन करने के लिए तो अधिकार है ना, कह तो सकते हैं ना। ऐसी वाणी तो नहीं बोली जैसे कि यहाँ सहारनपुर में आपको याद होगा कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो है, क्या नाम है उनका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इमरान मसूद। हाँ, इमरान मसूद जी ने बोली। और अभी हाल ही में गिरिराज किशोर ने कहा साहब बहुत ही कड़वी और जहरीली, इन्होंने तो सिर्फ वोट मांगा है ना। हाँ, ये इन्होंने तो वोट अपील की है बनो, क्यों कि आप इस बार अरविंद केजरीवाल को मनोज वर्मा इतना ही बोला है। मनोज वर्मा संजीव निगम कह रहे हैं कि थोड़ा तो चलता है, मतलब जो कुछ कहा वो सही नहीं था, पार्टी ने विड्रॉ कर लिया। कोई जहरीली भाषा नहीं बोली उन्होंने जी। अच्छा, वो कह रहे हैं जहरीली भाषा है ही नहीं, वो सांप्रदायिक बनो, वो जहरीली भाषा है नहीं, जहरीली। उन्होंने अपील किया अरविंद केजरीवाल को, दीजिए वोट। मनोज वर्मा आप साहब एक बड़ा सिग्निफिकेंट बात बोला उन्होंने, साजिया इल्मी ने, आपको याद दिलाऊं कि केजरीवाल तो अपने ऐसे दे, केजरीवाल मुसलमान है, कब मुसलमान बन गए हम लोगों को भी तो पता लगे, जबकि बाकी पार्टी के लोग तो अपने नहीं, केजरीवाल तो अपने। मनोज वर्मा, वाराणसी में समाजवादी पार्टी के लोग बहुत भ्रमित हैं, बहुत परेशान हैं कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। समाजवादी पार्टी के जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति है, वहां पर उनकी सरकार है। नहीं, उम्मीदवार आपने नहीं खड़ा किया और उम्मीदवार भी नहीं है, कई रायबरेली भी उम्मीदवार नहीं दिया है समाजवादी पार्टी ने अपना। तो नेताजी अपने ढंग से राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश में नेताजी को लगता है कि अधिक से अधिक सीटें जहां से जीत सकें, ताकत वहीं लगाई जाए। तो शायद नेताजी को समझ में आया होगा कि बनारस में मनोज वर्मा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी को मदद करने पे सोनिया गांधी ने मदद की है और मुलायम सिंह ने मदद की है। सोनिया गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है जो कई मौसम के हिसाब से पार्टियां बदलते हैं, अजय राय, और समाजवादी पार्टी ने वह कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया है ताकि मोदी का रास्ता आसान हो जाए। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो अभी निगम साहब भी कह रहे थे कि पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई तगड़ा मुकाबला दे कोई पार्टी, सब लोग सेटिंग कर लिया करते थे, ऐसा होता नहीं है। एक आध सीट पर, दो सीटों पर हो सकता है, हर दल चाहता है कि अधिक से अधिक सीटें वो जीते। अब रायबरेली में आप कितना ही चुनाव लड़ लीजिए, कितनी ताकत दे दीजिए, वहां जीतेंगी सोनिया जी, जीतेंगी। बहुत ही अपवाद होगा अगर वो हार जाएंगी तो, चमत्कारी होगा। अगर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हारते हैं, चमत्कारी होगा। इसलिए कोई अपनी ताकत वहां क्यों लगाएगा? मुलायम सिंह जी अपनी ताकत दूसरी जगह लगाएंगे जहां वो अधिक सीटें जीत सकें। बिल्कुल भाई, यूपी में 80 सीटें हैं ना, 80 में से अगर वो उन्होंने बनारस मान लीजिए छोड़ भी दी और बाकी सीटों पर वो ताकत अपनी लगा रहे हैं और उनमें से अधिकांश सीटें वो जीत गए, तो एक बड़ी फोर्स बन के आगे आ सकते हैं। नहीं, मनोज वर्मा, हम ये जानना चाह रहे थे कि दो पार्टियों के महत्वपूर्ण नेताओं ने मोदी के समर्थन में ऐसे कैंडिडेट दिए हैं और या नहीं दिए हैं ताकि मोदी का पार्लियामेंट में आना आसान हो जाए। सुदेश वर्मा, मुझे लगता है इस बात पर कि अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट देती तो मुझे लगता है कि
अगर नॉर्मल आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से चलें तो मुस्लिम वोट डिवीजन हो सकता था। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने मोदी को मुझे नहीं लगता, उन्होंने तो उल्टा केजरीवाल को समर्थन किया, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया। जय राय बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और संजीव जी बुरा मत मानिएगा मेरा ये कहना, लेकिन मुझे जो खबर मिली है बनारस से, ऐसा हो सकता है केजरीवाल तीसरे नंबर पर हो और कांग्रेस जो है वो टक्कर दे मोदी को। तो आप ये देखिए कि साजिश ऐसा है कि सेकुलर वोट जिसको आप बोलते हैं, हम लोग मीडिया में बोलते हैं, वो वोट डिवाइड ना हो और मोदी के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग टक्कर हो। तो मोदी को उन्होंने हेल्प नहीं किया है, उन्होंने कांग्रेस को हेल्प किया है। मेरा तो ये मानना है, ईश्वर जी ज्यादा बता पाएंगे इसको। दीपिका शर्मा, वाराणसी में मुसलमानों की खासी अच्छी आबादी है, काफी जागरूक हैं, वो सुलझे हैं, समझदार हैं और उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर एक इतना सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में देखा जाता है। वहाँ के मुसलमान किस स्थिति में है? क्या लगता है कि वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या कांग्रेस से जो मोह भंग हो चुका था फिर नए सिरे से इस माहौल में जाना चाहेंगे कांग्रेस के साथ? राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले चुनावों में और इस चुनाव में ये फ़र्क है कि कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत आम धारणा है कि जो मुसलमान कम्युनिटी है वो एक किस्म से एक स्ट्रैटेजिक वोटिंग करती है, पर यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट, कई मुस्लिम नेता आपकी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल और मैं कहती हूँ कई मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स हमारे पास आए हैं और उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। उन्होंने सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को केवल इसलिए दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश के विकास की बात कर रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है, गुड गवर्नेंस की बात कर रही है, जॉब क्रिएशन की बात कर रही है, जो करप्शन, जो घोटाला नहीं होते थे। हाँ जी, इससे पहले इस तरह के वादे नहीं होते थे। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी इस प्रकार के वादे होते थे, परंतु अगर आपको याद होगा कांग्रेस की रणनीति रही है, सदा से ये रणनीति रही है कि जब भी जनरल इलेक्शन आते हैं लास्ट 1 ईयर में वो कोई ना कोई ऐसी पॉपुलर स्कीम निकाल। 2009 में अगर आपको याद होगा उन्होंने मनरेगा इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने किसानों के लोन माफ कर दिए, जिसका जिसका एक्सचेकर को बहुत बड़ा एक कीमत देनी पड़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव जी, मैं कहती हूँ कि सोशल वेलफेयर इज फंडामेंटल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज जो है पॉजिटिव होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, और तीसरी बात है करप्शन के कैंसर को आपको रोकना पड़ेगा। इन तीनों चीजों को आप साथ लेके चलेंगे तभी देश चल सकता है। कश्मीर सिंह, एक धारणा ये बनी वाराणसी को लेकर के कि आपकी पार्टी परोक्ष रूप से मोदी का सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि कोई वोट का बिखराव नहीं हो, लिहाजा मोदी चुन के आ जाए। एक दूसरी बात ये कि आप मुजफ्फरनगर से हैं, वहाँ के मिजाज को आपने समझा है, लोगों को जाना है, वहाँ जो कुछ हुआ पिछले साल दंगे के रूप में, क्या लगता है कि राज्य का मुसलमान जो अब तक मुलायम सिंह के आईने में अपना भविष्य देखने के लिए मजबूर था, वो वाराणसी में उसका बदला लेगा? जहाँ तक मुस्लिम की बात है, वो जो गलती हुई, दंगे हुए, उसके लिए सरकार ने कमीशन भी बैठाया, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, वो रख देंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पे, फिर बंद कर देंगे। जिम्मेदार थे उन अफसर को दंड भी दिया गया जी, क्योंकि वहाँ के आईजी ने कहा कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आर्मी भेजी गई, पुलिस फोर्स बहुत कम थी, इतनी सांप्रदायिक हो गई थी आपकी पुलिस वहाँ की जी। अब दो सवाल है कि मुस्लिम, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जितने अब चरण हुए हैं चुनाव में, मुस्लिमों ने माननीय मुलायम सिंह में अपना फेथ जाहिर किया है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान, मुजफ्फरनगर के बाद भी वो मुजफ्फरनगर में अगर वोट मिला है, अगर मुजफ्फरनगर में वोट मिला है समाजवादी पार्टी का, तो उसमें 90% मुसलमान को वोट मिला है। और दूसरी जगह के भी मैं जानता हूँ, मुस्लिम का 90% वोट अगर मुसलमान कैंडिडेट किसी और पार्टी का नहीं है, बीएसपी का नहीं है, तो 90% मुस्लिम ने वोट दिया है समाजवादी पार्टी को। वाराणसी में ये जो आप वाराणसी में भी जो ये है गलत है, इसीलिए नेताजी ने किया। देखिए वाराणसी का मैं जानता हूँ, बुनकर है सबसे ज्यादा वाराणसी में, जी। मेरा बहुत इंटरेक्शन है, साड़ी का सबसे बड़ा बुनकर है जी। और मैं होप के भी आया हूँ पिछले 2 महीनों में 2 बार। मुझे उम्मीद है कि वो इस बार भी साड़ी की जरूरत है ऋषिकेश में पड़ेगी, जहाँ मोदी जी के खिलाफ वोट करेगा जी। मुसलमान उसमें बहने वाला नहीं, इस भावना में कि उसका विकास केवल मोदी के जरिए हो सकता है, वो संभव नहीं है।
नहीं, बट वो जानते हैं। संदेश ये गया कि आपकी नहीं, पार्टी ने वो गलत वहाँ आपकी पार्टी गलत- सरकार में है, आपने कैंडिडेट नहीं दिया, लिहाजा नहीं दिया, संदेश इसीलिए ये है कि कि आपकी पार्टी के इसीलिए नेता कि जो non-BJP मोदी के जो- प्रति पिघल रहे हैं। जिसको हम सांप्रदायिक कहते हैं कि ताकि वोट ना बटे और मुस्लिम वोट है वो सेलेक्ट करे कि वो कांग्रेस के साथ जाए या केजरीवाल के साथ जाए, जो उनको लगे अच्छा या जीत रहा है, ये बीजेपी को हरा रहा है। मुस्लिम का मेंटेलिटी उत्तर प्रदेश में यही रहा, जो उसको लगा कि बीजेपी को हरा रहा, चाहे वो किसी पार्टी का था, उसको वोट दिया। जी जी। संजीव निगम, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के कुछ नेताओं के सीधे संपर्क में है, उन पर दबाव दिया जा रहा है कि वोटों के बिखराव रोकने के लिए आप विड्रॉ कर लें। अगर ये करना होता तो मैं समझता हूँ कि भाई, बहुत समय नहीं वो जाते ही नहीं। और ये अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे नहीं मालूम कोई कहाँ से आपको कैसे आ रही, ये बिल्कुल तथ्यविहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। एक तो जानकारी नहीं है, फिर तथ्यविहीन है। नहीं, अगर जानकारी है तो वो कैसे भी होगी, आधी अधूरी जानकारी है, कहाँ से हुई है। वो स्वयं को कब विड्रॉ कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष दलों के समर्थन में, क्योंकि आपकी पार्टी कांग्रेस के प्रति विनम्र है। नहीं, विनम्र नहीं है, कांग्रेस आक्रामक है और भारतीय जनता पार्टी दोनों का बराबर जो है बराबर चुनौती के लिए वो खड़े हुए हैं। और अभी जो आपने चर्चा की थी वही चर्चा की मैंने कि कब विड्रॉ कर रहे हैं ईश्वर सिंह के साथ में कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि आपका टोटल सरकार का काम और एडमिनिस्ट्रेशन का काम दोनों फेल्योर रहा है। तो इससे उस पर हम किसी और फोरम पे बात कर लेंगे सरकार की विफलता को लेकर के, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपके नेता पे दबाव है को विड्रॉ कर लें। कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल ये क्योंकि कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया, समाजवादी पार्टी जो रूलिंग कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की उसने कैंडिडेट नहीं दिया। आपके नेता प्रो कांग्रेस बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पे गुस्सा नहीं उतार रहे हैं, लिहाजा उन पर दबाव है कि विड्रॉ कर लें ताकि अजय राय की जीत आसान हो सके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। जी जी। मनोज वर्मा, संजीव निगम इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इनके नेता पर कांग्रेस का जो प्रभाव है और जो कह रहे हैं कि अजय राय के व्यापक हित में वो विड्रॉ कर लें, इनकार कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि अजय राय चूंकि वहाँ के लोकल हैं और आप वाराणसी में लोगों से संपर्क में हैं, अजय राय की तुलना में इनकी पार्टी कहाँ है वहाँ पे? देखिए, अगर स्थानीय लेवल पे बात 2009 में भी कांग्रेस बुरी स्थिति में थी। देखिए, अगर अजय राय की बात की जाए तो अजय राय का निजी स्तर पे अपना एक आधार रहा है। वो किसी भी दल में रहे हों या निर्दलीय भी लड़े तो अपने दम पे वो चुनाव जीतते रहे। जहां तक आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सिद्धांत बखारने गए वहां पे, सपने बेचने गए हैं, सिद्धांत बेचने गए हैं, कैप बेचने गए हैं, ब्रांड बेचने गए हैं। जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो केजरीवाल जी एक मीडिया लाइमलाइट में हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उनके कार्यकर्ता वहां कितने हैं ये स्वयं भी जानते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि करीब 7,500 बाहर से कार्यकर्ता दिल्ली आए थे। अब ऐसी विजय दिलाई थी। अब ऐसी खबरें आ रही हैं वो पेड वर्कर थे, उन्हें पैसे रोज मिलते थे जी, वो पैसे पर रखे गए कार्यकर्ता थे, वो एनजीओ के ज्यादातर कार्यकर्ता थे। इसीलिए केजरीवाल जी सबके बारे में बोलते हैं लेकिन एनजीओ वालों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि कपाट ने कितने एनजीओ वाले जो हैं वो काली लिस्ट में डाल दिए हैं। इसलिए इनके कार्यकर्ता कम, एनजीओ वाले ज्यादा हैं। नहीं, कपाट के धन इनके एनजीओ को नहीं मिलता, चूंकि इनके एनजीओ को मैक्सिमम धन बाहर के, इनका बाहर से आता है। जी, स्थानीय धन पे बहुत विश्वास नहीं करते। मनोज वर्मा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जानकारी मिली है कि इनके नेता पर कांग्रेस के लोग डोरे डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटों का बिखराव ना हो, लिहाजा आप विड्रॉ कर लो। राजीव जी, वो बात बीच में छूट गई थी। अगर जो आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस प्रो होने के, उसकी वजह है केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था, बच्चों की कसम भी खाई थी कि वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन जैसी कांग्रेस समर्थन दिया सरकार बना ली। उन्होंने हाथ नहीं हिलाया था, गले मिल लिए। जी, ये गले मिल लिए बिल्कुल। तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है। अभी अचानक ये मोदी के खिलाफ हो गए। चुनाव जो हो रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे हो रहे हैं। मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में जो सरकार थी उस पे करप्शन के, महंगाई पे तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन उसके बड़े नेताओं को छोड़कर मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जो टीम है वो लड़ाई कांग्रेस से कम बीजेपी से ज्यादा लड़ रही है। तो उससे लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि इन दोनों के बीच कहीं साठगांठ तो नहीं है। जी, सबसे ज्यादा जो है आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, आप ये देख लीजिए।
आंकड़े जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता आम आदमी पार्टी ने खड़े किया, इतना बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी नहीं खड़ा किया। जो इतनी पुरानी सोच है। सुदेश वर्मा जो बातें, जिन बातों से ये इनकार कर रहे हैं, सवाल ये है कि मोदी अगर चुन के आ जाते हैं वाराणसी से, तो वहाँ उपचुनाव 6 महीने बाद होगा या उसके पहले ही, क्योंकि वो शायद अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी दें। मुझे लगता है कि अगर वो जीतेंगे तो वाराणसी को प्रायोरिटी देंगे और बाय इलेक्शन शायद ताकि उसका असर बिहार यूपी पर। जी, क्योंकि मोदी, देखिए मोदी अपने आप को गुजरात से बाहर बहुत अच्छी तरह ला रहे हैं और पूरा नेशन के मस्तिष्क पर छा चुके हैं। अगर वहां से जीतेंगे वो तो फिर एक नेचुरल लीडर है कि वो उसी को रखेंगे। कॉमन लॉजिक भी यही कहता है। आप भी लॉजिकली देखिए, लगे वाराणसी को क्यों छोड़ेंगे? बड़ौदा में उन्होंने नाम दर्ज करा लिया है, बड़ौदा में भी उन्होंने अपना दाखिला लिया है। वो तो खैर वहाँ के तो है ही, अच्छा, तो उनको लगा कि कहीं से चुन के आ जाए, कहीं से अगर नहीं। तो मुझे लगता है एक सीट छोड़ने की जब बात आएगी तो जितना मैं समझा हूँ उनकी राजनीति को, मुझे लगता है वो वडोदरा छोड़ेंगे, क्योंकि गुजरात की जनता तो उनको हमेशा से वोट देती ही आई है। गुजरात में कोई क्वेश्चन मार्क रहा ही नहीं है। अगर यूपी में इतना बड़ा जीत होती है बीजेपी की तो उसका क्रेडिट मोदी को मिलना है, तो मोदी वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने बनारस के डेवलपमेंट की जो बात की है, तो मुझे लगता है इसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा, जो मनोज जी बोल रहे थे। मैं आपको बताऊं कि कबीर जो इनका एनजीओ था, जो फंडिंग की बात की, इस एनजीओ को फॉरेन फंडिंग मिलता है इसके पहले कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर हम आप एनजीओ खोलना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराना ही मुश्किल है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फॉरेन फंडिंग पर पाबंदी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के फंडिंग पे पाबंदी है जी। तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे अलाउ करती है अगर हम एनजीओ खोलते हैं? हाँ, नहीं, तो इतना आपको आसान नहीं है कि फंडिंग मिल जाए। नहीं, फॉरेन फंडिंग नहीं मिल सकता। अगर आप चाहिए आपको बहुत क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है। व्यवस्था उनके साथ है, सब कर रहे थे। दीपिका शर्मा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम से। दीपिका शर्मा, आपसे एक ब्रेक के बाद ही जानना चाहूंगा कि वाराणसी में जैसा मनोज कह रहे हैं, जैसा ये सुदेश कह रहे हैं कि वो वहाँ से बने रहेंगे वाराणसी से, ताकि उसका लाभ हिंदी बेल्ट बिहार यूपी में मिलता रहे। इस पर हम आपसे बात करेंगे कि क्या ये सही होगा या सही फैसला होगा। फिलहाल एक समय छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
विपनेश माथुर लगातार हमारी इस खास पेशकश पर नजरें बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं काशी के दंगल की, यानी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो आज एक अलग नजारा पेश किया है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है। खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव निगम मौजूद हैं, बीजेपी से हमारे साथ दीपिका शर्मा लगातार बनी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा मौजूद है और हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। पल पल की जानकारी आपको मिल रही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खास पेशकश में। तो यहाँ पर हम काशी पर बात करें, वाराणसी पर बात करें, इस पर दिलचस्प मुकाबला है और अपडेट जो हमारे पास अब तक निकल कर आ रही है वो है कि नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो गया है, कलेक्ट्रेट ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो नामांकन करेंगे। मेरा पहला सवाल है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि केजरीवाल मैदान में उतरे हुए हैं। यहां पर जिस तरह से संजीव जी आज आपने देखा काशी का नजारा, इससे पहले ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला था। कितनी बेचैनी बढ़ गई है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि यहां पर लगातार केजरीवाल को विरोध झेलना पड़ रहा है। कल आपने नजारा देखा होगा, कल भी नजारा आपने देखा होगा, ऐसा नजारा नहीं, ऐसा नजारा ठीक है आज वाली बात। लेकिन कल एक शाम को जो दूसरा नजारा देखा, जो सुबह और दोपहर वाले नजारे से जो बौखलाहट सामने आई थी शाम को, उसकी प्रतिक्रिया भी आपने देख ली। वो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि किस तरीके से वो सारी घटनाक्रम हुआ। बौखलाहट किसमें? भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। तो जिस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया, कल वहाँ एक निजी चैनल का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें हमारे जो है सोमनाथ भारती जी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तमाम और भी हमारी पार्टी के समर्थक वहाँ मौजूद थे। नारेबाजी हो गई तो उसमें मतलब मार पिटाई वाली नौबत ले ली। मतलब आप ये देख लीजिए कि इतनी बौखलाहट हो गई। दीपिका जी, बौखलाहट आपकी पार्टी में? विप्लव जी देखिए, बौखलाहट का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हैं कि भाजपा जो है वो ये चुनाव जीत रही है और नरेंद्र मोदी पॉपुलर डायनेमिक लीडर हैं और वाराणसी से हमारे पीएम नॉमिनी खड़े हो रहे हैं। तो हमें बौखलाहट मारपिटाई क्यों? नहीं, मारपिटाई तो निगम जी आप भी जानते हैं कि क्यों हुई। वहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ता के साथ भिड़ंत करी और आर्गुमेंट करी, वरना तो उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं ने आपने देखिए उनका कर्तव्य था कि वो भी हमला करें। निगम जी जो आपने वाराणसी में दिखाया वो आप एक बार 11 शो का रोड पे हमारे हेडक्वार्टर्स में आप बकायदा वो पूरी की पूरी पिक्चर दिखा चुके हैं। कल वाराणसी में तो केवल उसका ट्रेलर दोबारा दिखाया गया। आपकी पार्टी का, आप गांधीवादी पार्टी बोलती है लेकिन हिंसा में बहुत विश्वास रखती है। तो कहीं ना कहीं पे संजीव जी आपको भी ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल, शाजिया इल्मी का स्टिंग भी सामने आ चुका है। अटैक किया गया है। नहीं, उनके ऊपर अटैक नहीं किया गया है। देखिए आपकी पार्टी इज नोन फॉर दीज थिंग्स के वो पहले प्रोवोक करती है, उसके बाद प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाती है, प्रदर्शन के नाम पे मैं बता देता हूं, अगर आप बताना चाहती। नारा वहां पर ये था कि अभी सीला हारी है और अब मोदी की बारी है। बस ये जो है सुन करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, नजारे की बात हो रही है। काशी में जो अभी नजारा ऐसे लग रहा है कि जैसे पीएम पद की शपथ ले लिया नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले ऐसा नजारा नहीं था, क्योंकि हर किसी की जुबान पर मोदी का नाम इस वक्त है। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है। क्या आम आदमी पार्टी टिक पाएगी, क्या कांग्रेस वहां पर टिक पाएगी? राजीव जी, निश्चित तौर पे भीड़ में जितने लोग हैं वो सारे वोटर नहीं हैं, सभी की जुबान पे मोदी का नाम नहीं है और लोगों के भी नाम हो सकते हैं। निश्चित तौर पे वाराणसी में जो जन सैलाब आज देखने को मिला वो अप्रत्याशित है और आम धारणा ये बन रही है कि सारे मोदी के समर्थक हैं या फिर उनका एक झलक पाने के लिए सड़कों पे उतर गए हैं। सुदेश जी, क्या चल रहा है जहन में आज का ये अद्भुत नजारा देख के? भले ही यहाँ पर पार्टियां कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी तो गदगद है यहाँ पर, क्योंकि हुजूम इससे पहले भी नामांकन हुए, लेकिन इतना अद्भुत नजारा जो बनाया गया है या रियल में है देखने को नहीं मिला। मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कल जब केजरीवाल गए थे फाइल करने, तो उसके बाद मीडिया वालों ने, हम लोगों ने भी देखा और दिखाया कि इतना बड़ा भीड़ केजरीवाल के लिए, जैसे लगा कि अब तो केजरीवाल बस, अब देखते हैं मोदी क्या करता है। सबकी जुबान पर ये था। आज की भीड़ देखने के बाद मुझे लगता है कि केजरीवाल को लग गया कि कहीं हम फंस तो नहीं गए, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है ना, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन, वहाँ आपने 1 साल 1.5 साल तैयारी की, कैडर तैयार किया, उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिला और उसके बाद अचानक आपको लगने लगा कि पूरा देश जो है आपके लिए, हर जगह जाके आप कूद कूद के लड़ने लगे। अरे कुछ तैयारी तो कर लिया होता। बनारस जो है वो दिल्ली नहीं है, यूपी जो है दिल्ली नहीं है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि थोड़ा देर पहले नाग साहब जब एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला था क्या केजरीवाल पर दबाव होगा कि वो विड्रॉ कर ले, कि सेकुलर वोट डिवीजन ना हो। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं केजरीवाल को लगा होगा कूद जाते हैं
और जो पॉपुलैरिटी हमारी शायद हमारे ऊपर एक कंसेंसस बन जाए कि बाकी सब लोग विड्रॉ कर लें, तो मोदी वर्सेस केजरीवाल फाइट हो जाएगा। तो कम से कम मीडिया में तो बने ही रहेंगे महीनों तक। नहीं, मैंने और आम आदमी पार्टी सुदेश, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि केजरीवाल के विधानसभा से और मुख्यमंत्री पद से अलग होने के बाद उनका जो इशारा है वो लगातार हमलावर है बीजेपी के प्रति, कांग्रेस के प्रति उतने हमलावर नहीं है, लिहाजा कांग्रेस को लगता है कि बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है। जी, मनोज जी के पास सीधा चलना चाहूंगी। मनोज जी, ये नजारा तो आपने भी देखा है तस्वीरों में किस तरह, क्योंकि अब रोड शो खत्म हो चुका है, कलेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल कर लेंगे। जो ये नजारा देखने को मिला है, सैलाब उमड़ा है खासकर, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बीजेपी ने अपनी जंग जीत ली है, नरेंद्र मोदी ने अपनी जंग जीत ली है, तो बाकी प्रत्याशियों का क्या हाल हो रहा होगा वहां पर? देखिए, अब ये बात बनारस की जो मुझे लगती है, ये हार जीत का सवाल नहीं रहा जी। ये चुनाव जो मुझे अब लग रहा, जिस तरह का जन सैलाब आज उमड़ा, कल कुछ लोग वहां दिखे, और ये असल में एक विचारधारा से हमें समझना पड़ेगा इस बात को। अब नरेंद्र मोदी खुद नरेंद्र मोदी नहीं रहे, वो एक विचारधारा के प्रतिनिधि के तौर पे आगे उभर के आए हैं। ये वो विचारधारा है जिसको 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी का नाम ले लेके बराबर निशाना साधा जा रहा था। वो इसलिए नरेंद्र मोदी अब स्वयं नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। एक तरफ वो विचारधारा जिस पर राहुल गांधी कभी निशाना साधते हैं, कभी मुलायम सिंह निशाना साधते हैं। इस लिहाजा ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी केंद्रित चुनाव हो गया है। जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं या नरेंद्र मोदी के विरोध में हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए एक वैचारिक लड़ाई, एक विचारधारा की लड़ाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बनारस में देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि इस विचारधारा की लड़ाई में केजरीवाल एंड पार्टी जो है वो कितने वोट हासिल करेगी, बस ये देखना। चलिए मनोज जी, मैं इसका जवाब दीपिका जी से लूंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नामांकन भरने पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। इतना लंबा रोड शो चला, 2 घंटे का रास्ता होगा। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर काशी से सीधी तस्वीरें हैं, और अब यहां पर रोड शो खत्म हो चुका है और नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। अपने रथ से नीचे उतर चुके हैं नरेंद्र मोदी, उनके प्रस्तावक भी उनके साथ हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या अभी हालात हैं, क्या स्थिति है, क्या नजारा वहां पर बना हुआ है, क्योंकि पल पल की अपडेट चैनल 1 आपको दे रहा है। तो अब से कुछ ही देर में, कुछ मिनटों का, कुछ चंद पलों का इंतजार और नरेंद्र मोदी वहां पर अपना पर्चा दाखिल कर देंगे, नामांकन कर देंगे। दीपिका जी, सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से मनोज जी कह रहे थे कि ये बीजेपी की लड़ाई नहीं लग रही है, सिंगल पर्सन यानी कि नरेंद्र मोदी की लड़ाई नजर आ रही है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा जी। मैंने ये कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा की जो संघ परिवार की वैचारिक सोच है, ये उसका प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है वहां पर। मैंने ये नहीं कहा कि व्यक्ति के वो है। चलिए दीपिका जी। विप्लव जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मनोज जी ने कहा, जो बात कही है, मेरे ख्याल से ही इज द फर्स्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्री जिन्होंने इतनी क्रांतिकारी, इतनी रेवोल्यूशनरी आज बात कही है कि नरेंद्र मोदी आज व्यक्ति से उठकर आज एक विचार बन गए हैं, देवता बन गए। जी जी, नहीं, विचार बन गए हैं। तो मैं जब एक इंसान अपनी शरीर से उठ के एक सोच बन जाता है, एक आइडियोलॉजी बन जाता है, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पे उनका कद, जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से हमारे देश का युवा उनकी तरफ आशा और उम्मीद के साथ देख रहा है, उस विचार की तरफ देख रहा है, उस उम्मीद को देख रहा है, उस सपने को देख रहा है कि ये इंसान आएगा, भाजपा को साथ लेके आएगा। आरती उतारना बाकी रह गया है। नहीं नाग साहब, यहाँ पे पर्सनालिटी वर्शिप की कोई सवाल कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को गुजरात में प्रूव किया है बाय गुजरात मॉडल विकास से। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं पे एज कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल जो 49 डेज की दिल्ली की सरकार छोड़ गए थे, उन्होंने अपने दीपिका जी आएंगे आपके पास। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपनी आवाम को कि वहां पर नरेंद्र मोदी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पर्चा दाखिल कर देंगे, नामांकन भर देंगे। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अभी क्या मौजूदा स्थिति है वो, क्योंकि रोड शो उनका इतना लंबा चौड़ा चला, वहां पे इतना हुजूम उमड़ा हुआ था, पल पल की अपडेट हमने आपको दी है। और अब बस कुछ सेकंड्स बाकी हैं, उसके बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। और सबसे बड़ी बात
बात यह है कि यहाँ पर छठे चरण का मतदान है और आज ही के दिन यहाँ पर वाराणसी से नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कड़ा मुकाबला है इस सीट पर, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस जोश के साथ इस मैदान में उतरी है, कहा कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, लेकिन लहर के आगे शायद टिक पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पर केजरीवाल ने आवाम को छला, 49 दिन की सरकार गिराकर चल दिए, क्योंकि पीएम की कुर्सी उनको शायद नजर आ रही थी। इसी के चलते चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं, पीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन यहां पर देखना होगा कि ये लहर कितना उसके आगे टिक पाते हैं यहाँ पर केजरीवाल, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके प्रस्तावक भी मौजूद हैं, अमित शाह पूरे रोड शो पे उनके साथ उस रथ पर नजर आए, क्योंकि काफी करीबी भी माने जाते हैं, और छन्नू लाल भी उनके साथ प्रस्तावक के तौर पर हमें दिखाई दिए यहाँ पर। भले ही बिस्मिल्लाह खां के परिवार वाले उनके साथ ना जुड़ पाए हों, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ये कहना था कि हमारे वालिद साहब राजनीति से कभी नहीं जुड़े तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, ये पॉजिटिव आंसर उनकी ओर से जरूर आया था। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अब से कुछ ही देर बाद अपना पर्चा भरेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वडोदरा में पर्चा भरा था वहां पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार वो जवाब निकलकर सामने आया है, क्योंकि लोगों ने, और अमित शाह हैं, मुख्तार अब्बास भी वहां पर नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो और रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ लगातार बने हुए हैं। तो बीजेपी के ये कहीं ना जाने माने चेहरे हैं जो उनका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो नजारा है ये क्या संदेश दे रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी, इससे पहले देखें कि प्रस्तावक के तौर पर भले ही बिस्मिल्लाह खां के परिवार वाले ना जुड़े हों, लेकिन कई जो इंपॉर्टेंट फेस हैं वो उनके साथ अभी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बेहद करीबी मित्र माने जाते हैं अमित शाह, वो बखूबी उनका साथ दे रहे हैं। उनके प्रस्तावकों में पंडित मालवीय के जो पौत्र हैं, जस्टिस मालवीय, वो भी हैं उसमें। चाय वाले को भी प्रस्तावक के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, मतलब आम से खास ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उनका जो मूल चरित्र है वो आम लोगों के बीच की है, और वो उनकी जीवन की शुरुआत बहुत गरीबी में गुजरी है, और वो एक बैकवर्ड समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो निश्चित तौर पे मोदी एक संदेश देना चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज देखने को मिली वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में, वर्किंग डे होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको देखने सुनने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, तो बहस हो सकती है कि वो सारे वोटर नहीं हो सकते, लेकिन एक जो आकर्षण है मोदी की, उसके लिए लोग सड़कों पे आए हैं, और सारा वहां का प्रतिष्ठान बंद जैसा हो गया है। जी सुदेश जी, आपके जहन में काफी कुछ चल रहा है, इतनी देर से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो स्थिति, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त काशी की, जो उम्मीदें नरेंद्र मोदी से लगी हुई हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं पीछे का कुछ नहीं देखूंगा ताकि युवा आगे बढ़ सके, मैं ऐसा काम करूंगा, क्या उन उम्मीदों पर मोदी खरे उतर पाएंगे अगर मौका मिलता है तो? देखिए, मैं आपके दर्शक को बताना चाहूंगा कि मोदी एक फ्लैश इन द पैन नहीं है, एक पैराट्रूप किया हुआ व्यक्ति नहीं है। मोदी वो व्यक्ति है जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था 6 साल की उम्र में जी, कि फैमिली को कुछ इनकम मिल जाए। लेकिन संघ ने पैराट्रूप किया है? नहीं, पैराट्रूप नहीं किया। वो व्यक्ति हर बार अपनी जिंदगी में, अगर उनकी जिंदगी को पढ़िए, मैंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, आप उनकी जिंदगी को देखिए, हर समय एक परीक्षा देना पड़ा। संघ में आए, संघ में गए, संघ हेडक्वार्टर्स में जाके वो फ्लोर को स्वीप करते थे, वहाँ से पार्टी में आए, पार्टी में अपोजिशन हुआ, पार्टी में फिर आगे बढ़ते रहे, और सिर्फ एक सोच को लेकर कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं उनका ये मकसद नहीं था, ये था, उन्होंने क्या किया, लेकिन अब देखिए इतना टेस्ट किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी लीडर का नहीं होता है। आज अगर वो मोदी बने हैं, जिस सोच की आप बात कर रहे थे, मनोज वर्मा जो बात कर रहे थे, वो सोच बनने में बहुत वक्त लगा है। वो ये नहीं है कि आप कोई एक सोशल मूवमेंट लॉन्च करिए, वहां से पैराट्रूप कर दिए, लोग आपको समर्थन दे दिए, और सडनली आप सोचने लगे पूरा देश आपको मान लेगा। देश तब मानता है जब आप परखे जाते हैं, जब आप उस अग्नि परीक्षा से पास होते आते हैं। और नरेंद्र मोदी की जितनी खिलाफत हुई है इस देश में, उतने किसी नेता की नहीं हुई है, और उस सारे के बावजूद, और वो कहते भी हैं कि जितनी मेरी बुराइयां करोगे उतनी मुझे पहचान मिलती जा रही है। उन्होंने कहा वो उसको सक्सेसफुली क्लाइम करते हुए हैं। आज वो नेता अगर विजन दे रहा है तो एक पॉजिटिव मैंडेट मांग रहा है, पॉजिटिव लिया उन्होंने, बुराइयों को भी पॉजिटिव लिया। संजीव जी, मेरा सवाल अब आपसे है, आपने स्थितियां देख ली, एक जनसैलाब देख लिया, खुद को कहां पर पाते हैं काशी में? क्या आपके जो मुखिया हैं वो अब सामना कर पाएंगे क्या?
मैं जरा एक सवाल करना चाह रहा हूं, मुझे ये बता दें, वो अधिकार इन्हीं के पास छोड़ दीजिए। पूछ लेंगे सुदेश जी से, जैसे ये अभी बताया कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी को डर नहीं, तो सिर्फ एक जवाब देते, फिर दो जगह से क्यों अप्लाई किया? अगर डर नहीं है तो वाराणसी से ही लड़ लेते, बड़ौदा जाने की क्या जरूरत थी, या बड़ौदा से ही लड़ लेते। ये हमें आम आदमी पार्टी को साफ समझ में आ रहा है कि अभी एक कॉर्नर में डर है, स्वयं भी भयभीत है, सिर्फ यही वजह। अगर नहीं होता तो आपके मुखिया क्यों नहीं दिल्ली की सरकार चला पाए, बीच में ही रास्ता छोड़ के क्यों भाग गए? भागे नहीं, अभी भी उन्होंने कहा यही है, 50 दिन पूरे नहीं हो पाए। ये बात भी बताई कि ये उन्होंने, हालांकि पीएम की कुर्सी दिखाई दे रही थी, पीएम की कुर्सी दिखाई दे रही थी, पीएम की कुर्सी नहीं दिखाई दे रही। उनको जो जिम्मेदारियां, अपना जो जिम्मेदारी सौंपी गई जिम्मेदारी थी, निभाई कहां? जिम्मेदारी कहां निभाई? जनता से वादा करके गए थे। कौन सा वादा पूरा किया? लोकपाल बिल, कौन सा वादा? लोकपाल बिल, और सुनिए, कौन सा वादा? लोकपाल बिल, और वो नहीं कर पाए। उन्होंने अभी भी लड़ाई आप लोगों ने असल मायनों में लड़ी नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद हम विषय से भटक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि अगर हमने सत्ता छोड़ी तो शायद हमें कुछ दिन और रह लेते, तब हम बाद में सौंपते। तो जिस वजह से छोड़ी, वजह सही थी, टाइमिंग से जरूर कुछ गलत है। चलिए उनका जवाब उनको शायद नहीं, जवाब शायद नहीं चाहिए उनको। जी बोलिए। हाँ बताएं बिल्कुल जवाब बता रहे हैं ना। पहले भी बहुत नेता दो जगह से लड़े हैं। अगर वो वाराणसी लड़ रहे हैं, आप क्या बनारस को सेफ सीट मानते हैं? आज तक तो हम लोग यही बोल रहे थे सेफ सीट नहीं है। गुजरात के किसी जगह से भी मोदी लड़के नहीं जीतेंगे, ये सोचना आज के दिन में आप गुजरात को यानी कि नहीं समझते कि वहां से कांग्रेस के एमपी चुन के आते हैं, आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी अगर लड़ेंगे नहीं जीतेंगे, सोचना भी मतलब नामुमकिन है आज के दिन। बनारस से लड़ना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी दो जगह से लड़े थे, सोनिया गांधी भी दो जगह से लड़ी, पहले भी ऐसा इंदिरा गांधी भी लड़ी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो उल्टा पूछते, केजरीवाल 3 जगह से क्यों नहीं लड़ रहे? चलिए दीपिका जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने पूरा हाल देखा, आम आदमी पार्टी का भी देखा, भले ही सारी सीटें छोड़ के वो वाराणसी कूदे, क्योंकि वहां पर शायद नरेंद्र मोदी, शायद वो ये जताना चाह रहे थे कि मैं अब किसी से कम नहीं हूं, लोगों का समर्थन मेरे साथ है। लेकिन बेहद आलोचना झेलनी पड़ी है केजरीवाल को, वहां पर शायद वो समर्थन उनको नहीं मिल पाया जो दिल्ली में मिला। इसकी क्या वजह आप समझ रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की लहर वहां पर है या माजरा कुछ और है? देखिए विप्लव जी, ऐसा होता है कि मैं ही समझती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो एक सोशल एक्टिविज्म से राजनीति में आए, उनको राजनीति समझने में उनको बहुत वक्त लगेगा। उनकी सबसे बड़ी मेन प्रधान मिस्टेक ये लर्निंग प्रोसेस पे ये उनकी सबसे बड़ी, मैं इसको गलती कह लो या अपॉर्चुनिज्म कह लो, कुछ लोग गलती कहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, मौका परस्ती कहते हैं, कि अरविंद केजरीवाल को स्वयं ये नहीं पता था कि जब उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन कंटेस्ट किए कि उनको 28 सीट्स मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही उनको 28 सीट्स मिली, सडनली उन्होंने, मैं इसको मौका परस्ती कहती हूँ कि यहाँ पे नहीं, मौका परस्ती की अगर आप बात करेंगी तो आपकी पार्टी ने भी काफी कैंडिडेट्स को स्वीकारा है, काफी नेता आए हैं मौका परस्त रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी ने भी स्वीकारा है। पूरी बात अभी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थोड़ी बात मैं करती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने अचानक से जो दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, जो उन पे उम्मीद और आशा जगाई थी, तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की जनता को छोड़ के उन्होंने राष्ट्रीय चुनावों के ऊपर अपना मुख मोड़ दिया। उनके पास संगठन नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास काडर नहीं था, लेकिन उनकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं राष्ट्रीय लेवल पे हो गई। और कहीं ना कहीं पे ये पार्टी की प्रोजेक्शन एज मीडिया लविंग या मीडिया सेंट्रिक पार्टी हो गई, और आम भाषा में कहे तो ड्रामेबाजी वाली पार्टी। सो कहीं ना कहीं पे अरविंद केजरीवाल, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि अगर आप जेन्युइनली करप्शन के प्रति इतने तकलीफ में थे तो आपको कांग्रेस के स्टालवार्स जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेठी से, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए था, या सोनिया गांधी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए था। आप मोदी जी के लिए वाराणसी में केवल इसलिए आए हैं क्योंकि सारी मीडिया टेंशन आपके ऊपर रहेगी, और चूंकि आप मीडिया में पले बड़े हैं तो, और मीडिया का ही सुकून आपको चाहिए जीवन में। चलिए इसका जवाब मैं मनोज जी से जरूर लेना चाहूंगी। मनोज जी, जिस तरह से फेम मिला, नेम मिला केजरीवाल को, आ गए सत्ता में और भाग भी गए सत्ता छोड़ के, अब सीधे काशी में कूद पड़े हैं उस दंगल में, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की एक हवा है और हमने तस्वीरों में देखा, और सबसे बड़ा सवाल जो कि मैंने पहले ही शुरुआत में पूछा था कि नरेंद्र मोदी से जो आशाएं लगाई जा रही है, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या उस तरह से वो खरे उतर पाएंगे जिस तरह से उनकी जुबान से ये शब्द निकल रहे हैं कि मैं पीछे जो हुआ उसमें कुछ नहीं देखूंगा, नया कुछ करके दिखाऊंगा? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो एक व्यक्ति हैं, गुजरात में उन्होंने शासन किया है, मुख्यमंत्री हैं, चुन के लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी उसी व्यवस्था से निकले हुए एक व्यक्ति हैं जिससे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी निकले,
जिससे लाल कृष्ण आडवाणी निकले, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, जिससे दीनदयाल उपाध्याय निकले, जिससे नानाजी देशमुख निकले, वो उसी शाखा से निकले हुए एक और शाखा है वो। तो नरेंद्र मोदी जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं, जिस परिवार से, संघ परिवार से वो आते हैं, वो लगातार इसी प्रकार की बात कहता है कि हम व्यवस्था परिवर्तन देश में लाएंगे। जहां तक नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का वो है, उनको मौका मिला गुजरात में, उन्होंने काम करके दिखाया और उस काम से लोगों को एक उम्मीद और आशा बढ़ी है लोगों की। ये नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो लोगों की उम्मीदों को कितना खरा करेंगे अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तब। जहां तक ये केजरीवाल टीम का सवाल है, तो केजरीवाल जी ने अपना विश्वास मुझे लगता है स्वयं खोया है। निगम साहब नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए उन्हें मेरी बात को कि उनका विश्वास कम हुआ है लोगों में। सबसे पहले दिल्ली की जनता ने उन्हें विश्वास किया था और दिल्ली की सरकार सौंपी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनाई और फिर जिस तरह से वो छोड़ के गए, उससे लोगों का विश्वास इनके ऊपर से उठा। जहां तक ये लोकपाल की बात कहते हैं, तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, भारत की संसद ने यूपीए सरकार और विपक्षी दलों ने मिलकर अभी पिछले दिनों लोकपाल विधेयक पास संसद से किया है, लेकिन ये चाहते हैं इनका जन लोकपाल आए और जन लोकपाल आए वो इनकी मर्जी से आए। दरअसल दिक्कत यह है, केजरीवाल जी जो चाहते हैं अपनी मर्जी से चाहते हैं। देश संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलता है। जी राजीव जी, देश संविधान से चलता है, किसी एक की मर्जी से नहीं चलता है। यहाँ पर केजरीवाल ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संविधान से देश चलता है, संविधान के तहत ही मंदिर बनाए जाते हैं। मेरा सवाल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मनोज वर्मा की बातचीत से बीजेपी में दो कैडर दिखते हैं। एक तो ये कि जो संघ के रास्ते पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे पहुंचे, एक वो क्लास है, और दूसरा क्लास है उदित राज का, हेमा मालिनी का, धर्मेंद्र का, आर.के. सिंह का, या फिर जो और लोग शत्रुघ्न सिन्हा का, जो संघ के रास्ते से पार्टी में नहीं आए हैं। ऐसी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। एक दो तरह के जो कैडर है पार्टी में, तो निश्चित तौर पे पार्टी में उसको लेकर के कुछ बात होती रही है। इतना साफ है कि बीजेपी में, और बीजेपी का ये चुनाव है 2014 का, पूरी तरह संघ कमांड कर रहा है और एक एक फैसले वो ले रहा है। और ये पहला चुनाव है जिसमें संघ जो अब तक अपने आप, लेकिन बाकी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी के इर्द गिर्द ही सिमट गई है बीजेपी और उन्हीं की लहर हर स्टेट में उसी का फायदा उठाया जा रहा है। भले ही जो सरकार रही है स्टेट में बीजेपी की, उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम सामने तो कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोग उसको लहर महसूस करते हैं, कई लोगों को हवा दिखती है, कई लोगों का माहौल, फिजा, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन इतना साफ है कि इस देश में पहली दफा कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। चलिए इसका जवाब लूंगी, जीतने के लिए नहीं लड़ रही, क्योंकि कांग्रेस ने किसी फोरम में जीतने के बाद नहीं कही, और कांग्रेस से इतना गंद पाया है 5 सालों में, इतना करप्शन किया है, जिसके कारण से वो आज जनता के बीच जाने से बिल्कुल। एक अपडेट हमारे पास आ रही है कि नरेंद्र मोदी को इंतजार करना पड़ रहा है कलेक्ट्रेट ऑफिस में। वहां पर आपको बता दें कि जब से हमने ब्रेकिंग दिखाई थी तब से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी वहां पर इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता। अपडेट हमारे पास वहां से निकल कर आई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे तौर पर कि नरेंद्र मोदी, और वहां पर इंतजार की जो वजह सामने निकल कर आई है वो ये है कि उनसे पहले कई और उम्मीदवार वहां पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर एक संदेश जा रहा है कि कोई भी आदमी वीआईपी हो, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, लेकिन यहां पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी को वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि जो पहले से उम्मीदवार वहां पर पहुंचे हुए हैं, जब वो अपना पूरा नामांकन कर लेंगे, पर्चा दाखिल कर देंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का नंबर आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी उन्हें इंतजार करना पड़े। सुनिए जरा, नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। तो बता दें, यहाँ पे नरेंद्र मोदी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपडेट सामने निकल कर आई है कि उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, और इंतजार की जो वजह सामने निकल कर आई है वो ये है कि उनसे पहले कई उम्मीदवार वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो नामांकन कर रहे हैं, वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी का नंबर आएगा। दीपिका जी, आपकी पार्टी संघ चला रहा है, ये कहा जा रहा है। नहीं विप्लव जी,
हमारी पार्टी संघ चला रही है तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि नहीं, मैंने पार्टी की बात नहीं कही, मैंने कहा पूरे चुनाव का जो कमांड संभाला है वो संघ ने संभाल लिया है, पार्टी तो नहीं। देखिए हमने तो कभी भी इस बात से कभी इनकार किया ही नहीं है कि संघ जो है हमारी पेरेंट बॉडी है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जितनी सोच है वो संघ से ही आती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इस देश का तो यही सवाल तो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, यही सवाल तो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का एक बहुत कर्मठ और मैं समझती हूँ एक बहुत ही देश प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं ये समझती हूँ हमें इस बात का गौरव है कि हम आरएसएस हमारी आइडियोलॉजिकल पेरेंट बॉडी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसका एक विंग है, आरएसएस का एक विंग है जो पॉलिटिकल विंग है, और अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसा नहीं मानता वो। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा एक संघ परिवार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हम उसकी राजनीतिक विंग है, और कहीं ना कहीं पे ये चुनाव क्योंकि अहम चुनाव है, और मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से देशभक्त और कर्मठ कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती, तो इस देश को बचाने के लिए कि यहाँ पे एक ऐसी सरकार लाई जाए जो स्ट्रांग हो और उससे ज्यादा स्टेबल हो, स्टेबल सरकार लाने के लिए अगर संघ अपना सहयोग दे रहा है, अपने काडर दे रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय देश को एक बहुत डिसिसिव, स्ट्रांग और स्टेबल सरकार चाहिए। देश वास्तव में विप्लव जी बहुत बड़े आर्थिक संकट में है। अगर आप देश के आर्थिक आंकड़े अगर देश के सामने अभी रखेंगे, दर्शकों के सामने, तो मैं समझती हूँ कि जो इमरजेंसी इस समय देश के सामने आई है वो किसी भी जो 1991 की हालत थी मेरे ख्याल से उससे 1-2% कम ही होगी, लेकिन फिर भी देश बहुत बड़े आर्थिक संकट में ये बात तो है कि देश में अभी जो मुसीबतें हैं वो बरकरार है, लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है कि बहुत आवाम ने बहुत सी पार्टियों को मौका दिया है, नेताओं को मौका दिया है, लेकिन जब करने की बारी आई है तो आवाम के हाथ कुछ नहीं लगाए। अभी उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन अगर जीतते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तभी बात सच साबित होगी कि हाँ भाई कुछ करके दिखाया। संजीव जी, आप सुन रहे थे दीपिका जी को, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या चल रहा है आपके जहन में इस सवाल को? मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, अगर पीछे अभी पहले भी जब अटल भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तो अब अटल जी की सरकार बनी, पहले 13 दिन बनी, फिर 13 महीने बनी, उसके बाद में फिर 5 साल और बनी। तो जिस समय वो लहर थी, अभी कहाँ लहर है, मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। तस्वीरों में क्या था ये? तस्वीरों में क्या था ये? काशी में जो चल रहा है वो क्या लहर नहीं तो क्या? ठीक है, तस्वीरें आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जो लहर और हवा की बात हो रही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बात छोड़ दीजिए, वो एक सर्वमान्य नेता थे। क्यों छोड़ दीजिए? वो एक सर्वमान्य नेता थे, लेकिन मोदी साहब या जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम ले रहे हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे, और मोदी साहब भी पीएम इन वेटिंग रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर आज जो है डिक्लेयर करके जा रहा हूँ, दीपिका जी पीएम इन वेटिंग रहेंगे, आम आदमी पार्टी की ओर से पीएम इन वेटिंग रहेंगे, क्या जीत मिल पाएगी? यहाँ पे सवाल बड़ा खड़ा कर दिया है। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी का तो ये कारोबार है, ये कहना, कांग्रेस का भी यही है, और बाकी पार्टी देखिए इस समय सारा जो बाकी पार्टियां भाजपा को छोड़ के सब घबराहट में है, बौखलाई हुई है, और बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ डिप्रेशन में है, और उनको ये भली भांति पता है कि नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, भाजपा पावर में आएगी, देश की जनता को इस समय बदलाव चाहिए। चलिए सुदेश जी इसका जवाब, सुदेश जी आखिर क्या है, पार्टियों का खुद का एजेंडा कहाँ गया? वो इतनी बड़ी पार्टियां हैं देश के भीतर, लेकिन ये बौखलाहट कैसी, क्यों हर कोई नरेंद्र मोदी पर आज के टाइम में कटाक्ष करना चाहता है? देखिए, पहले मैं थोड़ा संजीव निगम जी को बताऊं, क्योंकि मैंने बीजेपी को कवर किया है जब अपोजिशन में थी, जब ये कोशिश कर रहे थे सत्ता पार्टी वाले, कभी भी चाहे वो वाजपेयी रहे हों चाहे आडवाणी रहे हों, मैंने इतना बड़ा समर्थन किसी एक नेता के लिए नहीं देखा। मैंने वाजपेयी जी की भी रैली देखी है, और मैं वो समय भी देखा। सुदेश मुझे लग रहा है कि समर्थन के तौर पे हम तो नहीं इसको व्याख्या कर सकते, लोग शायद देखने आए हों मोदी को प्रत्यक्ष, सारे समर्थक होंगे, मुझे नहीं लगता है, उस पर शक है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को मेजरिंग रॉड मानते हैं, अगर केजरीवाल के साथ भीड़ आती है तो आप बोलते हैं बहुत भीड़ आ रही है, उसको अगर एक मेजरिंग रॉड, सभाओं में आने वाली भीड़ वोटर नहीं होती हमेशा। आज हर जगह मैंने वो दिन भी देखा है बीजेपी का कि 5000 के लोग भी नहीं आते थे, लोग बोलते क्या लीजिए इसका जवाब मैं मनोज जी से लूंगी, आप पहले अपनी बात खत्म कर लीजिए। तो हर जगह एक व्यक्ति जाता है, और बीजेपी, वही बीजेपी जो नहीं कर पा रही थी, आज इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर पा रही है, और हर जगह, एक जगह की बात नहीं कर रहे, जहां भी जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं देश का क्यूरियोसिटी जगह है इस व्यक्ति के प्रति, और एक वेब है, आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर
फिनोमिनन को आप देखते हैं, मोदी एक फिनोमिनन है आज, उसको स्टडी करिए क्या होगा, ये तो हम लोग को पता लगेगा ही मई में। लेकिन इसको नकार देना, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जो अटल बिहारी जी से ज्यादा नहीं है, ये मैं बता दूं। नहीं, आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा था या नहीं था, लेकिन मैं आज के बता रहा हूँ ऐसा समर्थन, इतनी भीड़ किसी भी नेता के लिए नहीं आई जितना वाजपेयी साहब। आप ये कह रहे हैं कि जो मैंने एक सर्वस्वीकार नेता के रूप में। हाँ, बिल्कुल। जी मनोज जी, ये जो भीड़ आपने देखी है काशी में, वाराणसी में, आप इस भीड़ का क्या मतलब निकाल रहे हैं? देखिए सुदेश जी जो बात कह रहे थे काफी हद तक मैं सहमत हूं और काफी हद तक सहमत नहीं हूं। अगर आज की बात करें तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को लोगों का अधिक समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। लेकिन अगर पूर्व की बात करूं, यह मुद्दों का असर होता है। ये जो नेता किसी मुद्दे को लेकर जब आगे बढ़ता है, उसके साथ जो जनता का विश्वास जुड़ता है, वो दरअसल भीड़ के रूप में हमें दिखता है। 90 के दशक में अगर सुदेश जी याद करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी जब अयोध्या के मुद्दे पर निकलते थे तो इसी प्रकार का जन सैलाब दिखता था। चुनाव में इसी प्रकार भाजपा 2 से 182 तक पहुंच गई। अटल बिहारी वाजपेयी के भी लिए लाखों लोग सुनने आते थे। तो ये समय, परिस्थितियां और मुद्दे, उन दोनों का मिश्रण होता है जो नेता बनता है कोई। आज नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में सांप्रदायिकता के नाम पर, गुजरात दंगों के नाम पर जिस प्रकार से पानी पी पी कर कांग्रेस और दूसरे दलों ने कोसा, ये उसका परिणाम है। मैं तो यह कहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुद्दे पकड़े पिछले 10 साल में, एक गुजरात दंगा और दूसरा इस तरह जहां का इनकाउंटर। कांग्रेस ने गुजरात के विकास पे भी चर्चा करना जरूरी नहीं समझा जी। और आज देश मोदी के नाम पर 2 ध्रुवों में बट गया है। तो इसमें मोदी को जो मिला, वो मोदी ने एक ऐसा मुद्दा बनाया, मोदी आज विकास और एक विचारधारा के प्रतीक बन गए हैं। चलिए मान लेते हैं दीपिका जी, यहाँ पर 2 सीट पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। भले ही मुलायम सिंह यादव 2 सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खास चर्चा नहीं है जितनी कि नरेंद्र मोदी को लेकर है, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत बखेड़ा खड़ा किया था कि सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, अगर लहर है तो क्यों लड़ा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर रीजन क्या था। और ये भी सवाल उठ रहे हैं बीच में कि अगर जीत जाते हैं तो शायद काशी की आवाम मुंह देखती रह जाए, शायद कुछ ना मिल पाए। इस पे हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। जी बोलिए, पहले आप बोल लीजिए मनोज जी। पहले दीपिका जी को बोल लेने दीजिए। दीपिका जी आप बोलिए पहले। देखिए विप्लव जी, ऐसा है, सबसे पहले जो करिश्मेटिक पॉपुलर नेता होते हैं उनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने देश की जो लोग हैं जो उनके लिए वोट करते हैं, उनकी भी उनको सुनना होता है। उनकी भी जिसको कहते हैं आवेदन को सुनना, रिक्वेस्ट को सुनना होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में बहुत ओपनली ये बात बोलती है कि उनको रणनीति के तहत पूर्वांचल क्षेत्र में, ईस्टर्न यूपी में वाराणसी से उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। हर पार्टी ऐसा ही करती है। दूसरी बात यह है कि आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जल्दी से वक्त की कमी है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना होगा। सोनिया गांधी बेहद कम शब्दों में हर कदावर नेता 2-2, 3-3 सीटों से लड़ा है और ये प्रजातंत्र है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मुझे पूरा के पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं, वो वाराणसी में ही स्थित रहेंगे। गुजरात उनका गढ़ है, गुजरात उनका प्रेम है। चलिए, और गुजरात इज नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए मनोज जी माफ कीजिएगा, मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाऊंगी, मुझे प्रोग्राम को यहीं खत्म करना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को इंतजार करना पड़ रहा है। जो अब तक की अपडेट हमारे पास आई है, क्योंकि उससे पहले उम्मीदवार वहां पर मौजूद है, वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। खैर देखना होगा कि कितनी देर और उन्हें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि काशी का जो नजारा है वाकई में देखने लायक था। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।